तो सारा सीबीएसई का ही है दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ सारा सीबीएसई का ही रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। जो एमसीक्यू एकदम गारंटी रहता है कि छपने वाला है तो छपेगा, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आपका साहिल भैया, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो पूरा एकदम सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एकदम जितना भी तुम्हारा मोस्ट प्रिडिक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो तुम्हारा पूरा एकदम सोशल साइंस का जो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारा ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, चाहे तुम्हारा फिर इकोनॉमिक्स का हो या फिर सिविक्स का हो, सारा का दोस्तों मैं लेके आया हूँ इस पूरे मैराथन में। तुमको लाइन बाय लाइन कंटिन्यूअसली तुमको पूरा का पूरा एमसीक्यूज प्रोवाइडेड मिलेगा। कंटिन्यूअसली एकदम दोस्तों देखते हुए चलना, पूरा लाइन बाय लाइन एकदम चलेंगे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एमसीक्यूज, फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एमसीक्यूज, फिर वाटर रिसोर्सेज, फिर एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद तुम्हारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर तुम्हारा भाई प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, फिर उसके बाद तुम्हारा पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद तुम्हारा डेवलपमेंट देखेंगे, इकोनॉमिक्स का एमसीक्यूज क्वेश्चन, उसके बाद फिर तुम्हारा सेक्टर एंड इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, फिर मनी एंड क्रेडिट देखेंगे, फिर उसका ग्लोबलाइजेशन देखेंगे, जिस तुम्हारा टॉपिक से आने वाला है एमसीक्यूज, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। एकदम साहिल भाई भरोसा रखो, ये पूरा मैराथन जो बता रहा हूँ भाई, इनसे बाहर कोई एमसीक्यूज भी नहीं आने वाला है। जिस तरह तुम्हारा साइंस में पूरा का पूरा पेपर मैच किया था, ठीक है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महामैराथन मेरा एकदम हो चुका है कवर, तुम जाके देख सकते हो भाई, लाइव मैंने सारा का कर दिया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ठीक है, सारा का सारा एकदम रखा हुआ है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत बच्चों ने उनको प्यार दिया है उस वीडियो को, तो तुम जाके तुरंत उसको चेकआउट करो और फायदा उठाओ। एग्जामिनेशन में एकदम सेम टू सेम उसी से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और अब एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें फ्रेडरिक सोलियो से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो हु वाज द फ्रेडरिक सोलियो, ठीक है। तो कौन थे फ्रेडरिक सोलियो, ठीक है। तो एक पेंटर थे, तुम्हें याद होगा। फिलोसोफर तो नहीं थे, पॉलिटिशियन तो नहीं थे, रिवोल्यूशनरीज भी नहीं थे। तो एक पेंटर थे जिनका एक क्या था, सोशल आइडियाज था कि बहुत अच्छे से लोग रिपब्लिक रूप से और अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक रूप से लोकतंत्र और गणतंत्र की भावना उनके मन में थी, और वे चाहते थे कि सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। और वो यूरोप की बात कर रहे थे, यूरोप को एज ए वर्ल्ड मान के उन्होंने एक पेंट को 4 प्रिंट्स को क्या किया था, बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एकदम ध्यान रखना है कि कौन थे फ्रेडरिक सोलियो और उनका विजन क्या था, उनका सोर्स ऑफ मोटो क्या था, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों सेकंड नंबर एमसीक्यूज पे। सेकंड नंबर एमसीक्यू क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू रोमांटिसिज्म, ठीक है। तुम्हें यह बताना है कि रोमांटिसिज्म से कौन सा इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। तुम्हें ये चीज बताना है, ठीक है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टेंट, नहीं भाई ये सही नहीं है। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, ये भी सही नहीं है। कल्चर मूवमेंट की बात की गई थी रोमांटिसिज्म में, तो इसलिए कल्चर मूवमेंट हो सकता है, फ्रीडम ऑफ मार्क्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया सी, कल्चर मूवमेंट ही होगा, क्योंकि कल्चर मूवमेंट की बात हुई थी जब रोमांटिज्म की का बात आया था, तो उसके रेफरेंस में तुम लिख सकते हो कि कल्चर मूवमेंट की बात की गई है रोमांटिसिज्म में। समझ में आया कि नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वेना इन 1815। तो 1815 में कौन तुम्हारा कांग्रेस ऑफ वेना को होस्ट किए थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, तो तुम्हें एकदम याद रखना है कि किसने किया था। तो हमारा थर्ड नंबर का दोस्तों हो जाएगा ड्यूक मेटरनिच, क्योंकि केवर के द्वारा नहीं किया गया था, किंग विक्टोरिया इमैनुअल के द्वारा नहीं किया गया था, और बिस्मार्क के द्वारा भी नहीं किया गया था। तो ड्यूक मेटरनिच के द्वारा किया गया था, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें होगा। और सेकंड का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी था, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। तो तुमको ध्यान रखना है सारे का कौन सा क्या था, ठीक है। और व्हाट वाज द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स की बात हम लोग वहां पे पढ़े थे, ठीक है, कि हु वेर द कंजर्वेटिव्स क्या थे, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि उनका बेसिक फिलोसफी क्या था कंजर्वेटिव्स का। दे अपोज्ड मोनार्कियल फॉर्म्स, तो नहीं, उन्होंने मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज नहीं किया था। दे वेयर सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं, सपोर्ट लोकतंत्र के भी सपोर्ट में नहीं थे। दे वांटेड टू ग्लोरीफाई फोल्क आर्ट एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो नहीं भाई वे ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते थे तुम्हारा फ्लॉक आर्ट और वर्नाकुलर लैंग्वेज का भी। तो ये दिस आर नॉट द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कंजर्वेटिव। द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कंजर्वेटिव इज द दे स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स। उनका बेसिक फिलोसफी यही था कि भाई ट्रेडिशन का जो इंपॉर्टेंस है उसको स्थापित करना और इंस्टीट्यूशन को स्थापित करना, ठीक है, कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज तुमको ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया, 4 का ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। हु वाज काउंट केवर, काउंट केवर कौन थे, तो काउंट केवर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। पहला ऑप्शन ही तुम्हारा सही है, ठीक है, डायरेक्ट याद है भाई। काउंट केवर क्या था, तो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर था, सीएम ऑफ इटली था, ठीक है, सीएम ऑफ इटली है कि नहीं। तुम्हें ध्यान देना है कि कौन क्या नहीं था, कौन क्या था। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब गलत है। रिवोल्यूशनरी ऑफ जर्मनी नहीं होगा, कैथोलिक मिशनरी नहीं होगा, चांसलर ऑफ जर्मनी नहीं होगा। कंफ्यूज करने के तुम्हें एमसीक्यूज ऐसा दिया जाएगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, याद भी तुम्हें रहेगा कंफ्यूज हो, लेकिन नहीं, कोई एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है एमसीक्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसमें से कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है जो कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को लीड करता है, कौन ऐसा स्टेट है। तो
तुम्हें क्या बेवेरिया था क्या? नहीं भाई। रीनालैंड था क्या? नहीं है। प्रूसिया था, प्रूसिया से तो तुरंत याद आ जाता है भाई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो सीधा सा बात है बी नंबर होगा, प्रूसिया से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। भाई क्या तरीका है याद रखने का, ठीक है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वाइना ऑफ 1815? तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ट्रीटी ऑफ वाइना जो था तुम्हारा 1815 का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई टू अंडो द चेंजेस ब्राउट अबाउट यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार। ऊपर वाला सही तो लग रहा है, अभी नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या है। टू प्लान द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, नहीं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का इसका प्लान नहीं था ट्रीटी ऑफ वाइना का। टू रिस्टोर द डेमोक्रेसी इन यूरोप, नहीं भाई। टू ओवरथ्रो द बर्बन डायनेस्टी, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा सही होगा, क्योंकि भाई ये चाहता था अंडो द चेंजेस जो ब्राउट किया गया था तुम्हारा यूरोप में ड्यूरिंग नेपोलियन के वार के टाइम। समझ में आया कि नहीं? अंडो करना चाहता था। अंडो मतलब क्या, समझने की कोशिश करो। किसी भी चीज को तुम डिलीट कर दिए हो सपोज, और उसको तुम वापस लाना चाहते हो तो अंडो का ऑप्शन आता है ना, तो वही चीज वो चाहता था क्या कि रिटर्न हो जाए, मतलब वापस आ जाए। जो चेंजेस ब्राउट अबाउट किस समय किए गए थे यूरोप में, नेपोलियनिक वार के टाइम किए गए थे जो चेंजेस, तो वो अंडो चाहता था। तो दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वाइना इन 1815। समझ में आया कि नहीं? अब हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। तुम्हें ध्यान देना है, ग्रीस की बात यहाँ पे हो रही है। तो ग्रीस को कौन सा ट्रीटी है? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, या फिर ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट है, या फिर ट्रीटी ऑफ वाइना है? इसमें से कौन सा ट्रीटी तुम्हारा ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन तुम्हारा घोषित करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है? तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस नहीं होगा, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट भी नहीं होगा, ट्रीटी ऑफ वाइना भी नहीं होगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होगा, हमको जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि भाई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ही रिकॉग्नाइज किया था ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी होगा 8 नंबर का राइट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेड? ध्यान देना है भाई, ये क्वेश्चन आता है कौन से जगह पे तुम्हारा फ्रैंकफर्ट असेंबली तुम्हारा कन्वेट किया गया था? तो क्या एट द प्लेस ऑफ प्रोसिया के प्लेस पे भाई किया गया था? तो नहीं। एट द हाफ ऑफ मिरर इन प्लेस ऑफ वर्सेलिस, नहीं भाई, वहां पे भी नहीं हुआ था। प्लेस ऑफ वर्सेलिस में भी नहीं हुआ था। एट द चर्च ऑफ एसटी पेटर्स, नहीं भाई, चर्च में भी नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आता है एट द चर्च ऑफ एसटी पालनी। तो हाँ भाई, एसटी पालनी की जगह तो हुआ था, याद आ रहा है हमको भी कि फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेट किया गया था द चर्च ऑफ एसटी पालनी। तो तुम्हें ध्यान देना है कि कहाँ पे तुम्हारा फ्रैंकफर्ट असेंबली को कन्वेट किया गया था, तो एट द चर्च ऑफ एसटी पालनी। ध्यान रहेगा ना भाई, एकदम ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है दोस्तों कि हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। समझ में आ रहा है बात को? कितना बड़ा मैटर है ये, कितना बड़ा लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है कि भाई हाँ, किसने कहा था ऐसा कि भाई अगर एक बार फ्रांस स्नीज करेगा तो जितना भी बाकी सारा यूरोप है तुम्हारा सर्दी लग जाएगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोड लग जाएगा, सबको कोड लग जाएगा, जितना भी यूरोप है। अगर एक बार फ्रांस तुम्हारा स्नीज कर दिया तो ये कहा था तुमको, याद करो कौन कहा था भाई, ये तुम्हारा डी नंबर मेटरनिक ने कहा था। समझ में आया कि नहीं? हम याद डायरेक्ट याद आ रहा है कि मेटरनिक ने कहा था, बिस्मार्क नहीं कहा था, कैवर भी नहीं कहा था, और विक्टर इमैनुअल सेकंड भी नहीं कहा था, तो मेटरनिक ने कहा था। तुम्हें ध्यान देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेटरनिक ने कहा था। समझ में आया कि नहीं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 10 नंबर ध्यान रखना है, ठीक है। ये मतलब आता है कोर्ट में दे देगा तुम्हें सेमी कॉलम के बीच में, और ऑप्शन रहेगा, तुम्हें वहां पे टिक आउट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो इसमें से कौन सा लीडर है भाई, कौन सा है जो प्रोक्लेम्ड किया था एज ए फर्स्ट किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली? इटली का फर्स्ट किंग कौन किया था? तो भाई हाँ, किंग जॉर्ज सेकंड किया था क्या? नहीं किया था। निकोलस सेकंड किया था क्या? नहीं किया था। केसर विलियम सेकंड फर्स्ट किया था? नहीं किया था भाई। विक्टर इमैनुअल सेकंड ने किया था। एकदम ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो लास्ट है हमारा एमसीक्यू इस चैप्टर का, कि अमंग द फॉलोइंग विच सेक्शन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूरोपियन मिडिल क्लास। तो इनमें से कौन सा है जो यूरोपियन मिडिल क्लास में तुम्हारा नहीं इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यूरोपियन मिडिल क्लास से रिलेटेड तुमके एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी था जो आता है एग्जामिनेशन में। मैंने अपने ओल्ड वीडियोज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के दे के रखे हैं, तुम जाके देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का तुम्हारा एसएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट है, तुम जाके देखो। सारा क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, ठीक है। हर चैप्टर का तुम जाके देख सकते हो और फायदा उठा सकते हो, ठीक है। पूरा एकदम उन्हीं क्वेश्चन से आने वाले तुम्हारे एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 नंबर का क्या होगा कि इनमें से कौन से तुम्हारा मिडिल क्लास, यूरोपियन मिडिल क्लास में इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो इंक्लूड किया गया था, बिजनेसमैन को भी इंक्लूड किया गया था, प्रोफेशनल्स को भी इंक्लूड किया गया था, नोबल्स को इंक्लूड नहीं किया था। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है
कि ऑप्शन ए, बी, डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि नोबल्स वे आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूरोपियन मिडिल क्लासेस। सो दोस्तों यही था तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम आने का 100% चांसेस है। तो चलते हैं हम लोग आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो कि पहला एमसीक्यूज रहेगा नेशनलिज्म इंडिया का, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेफरेंस ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा होगा तुम्हें कुछ कुछ, ठीक है, कि व्हाट इज सत्याग्रह, सत्य के रास्ते पे चलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात को समझते हो कि नहीं समझते हो। तो दैट आर द थिंग्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, उनके हिसाब से तुम्हें मार्क करना है कि कौन सा तुम्हारा ऑप्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है कि इट एम्फसाइज द मसल पावर। क्या सत्याग्रह मसल पावर्स को एम्फसाइज करता था? भाई हमें तो अभी सही नहीं लग रहा है। इट एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। हाँ, सत्य के रास्ते पर चलना है तो पावर ऑफ ट्रूथ को तो एम्फसाइज करता था। और गांधी जी सक्सेसफुली फाउट द रेसियस रिजीम ऑफ साउथ अफ्रीका विद द नोवेल मेथड। हाँ भाई, बात तो सही है, ठीक है। गांधी जी सक्सेसफुली जो रेसियस्ट रिजीम था साउथ अफ्रीका का, वो तुम्हारा नोवेल मेथड से सक्सेसफुली प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। जो रेसियस्ट रिजीम था साउथ अफ्रीका का, ठीक है, विथ नोवेल मेथड। तो दिस आर द थिंग्स। सो बी नंबर, सी नंबर तुम्हारा जो ऑप्शन है ये तुम्हारा दोनों सही है। तो डायरेक्ट है कि बोथ बी एंड सी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाद बाकी तुम्हारा क्या होगा, ए बी सी गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो चलते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट विच प्लेस कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड, ठीक है, 1920 की जो कांग्रेस सेशन थी किस जगह पे हुई थी, हेल्ड कराई गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो किस जगह कराई गई थी भाई? नागपुर में तो नहीं कराया गया था, लाहौर में तो नहीं कराया गया था, मद्रास में तो नहीं कराया गया था, कराया गया था कलकत्ता में। याद रखना है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। कलकत्ता में तुम्हारा कांग्रेस सेशन सितंबर का 1920 का हेल्ड हुआ था, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु वाज द लीडर ऑफ द पीजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। अवध में जो तुम्हारा पीजेंट मूवमेंट्स कराया गया था, याद करो याद करो याद करो, जल्दी याद करो। अरे किसान आंदोलन जो कराया गया था अवध में, उसका लीडर कौन था? सीधा सा बात है। तो हु वाज द लीडर? ऑप्शन नंबर ए है अलूरी सीताराम राजू। नहीं भाई, ये लीडर नहीं थे तुम्हारा अवध में किसान आंदोलन का। और महात्मा गांधी भी नहीं थे। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि बाबा रामचंद्र थे। याद आ रहा है हमको, तुम्हें भी याद रखना है भाई। बाबा रामचंद्र इज द लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। अंडर विच, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि अंडर विच एक्ट द प्लांटेशन वर्कर ऑफ असम वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। कह रहा है किस एक्ट के तहत प्लांटेशन वर्कर्स जितने भी थे असम के, उनको परमिट करने का मतलब हुक्म नहीं दिया गया था। किस एक्ट के तहत कि भाई अपने टी गार्डन को छोड़ के जा सको। नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। समझ में आ रहा है कि नहीं, लीव द टी गार्डन। समझ में आ रहा है कि नहीं। टी गार्डन की बात हो रही है, प्लांटेशन वर्कर की बात हो रही है। किस जगह पे? तो असम का जगह का बात हो रहा है। तो कौन सा एक्ट का बात आया था वहां पे? तो याद करो जल्दी से। रॉलेट एक्ट था कि क्रिप्स मिशन था कि द इंग्लैंड माइग्रेशन एक्ट था कि द इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट था? कौन सा एक्ट था भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर डी हमारा इज द राइट आंसर, द इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्योंकि रॉलेट एक्ट यहाँ पे नहीं था, क्रिप्स मिशन में नहीं था, द इंलैंड माइग्रेशन एक्ट भी नहीं था। द इंलैंड इमिग्रेशन एक्ट इज द एक्ट विच आर द रिस्पॉन्सिबल इन द प्लांटेशन वर्कर ऑफ असम वे आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम द लीडर्स हु फाउंडेड स्वराज पार्टी। कौन से लीडर्स थे जो स्वराज पार्टी को फाउंड किए थे, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान देना है कौन सा लीडर्स स्वराज पार्टी को फाउंड आउट किए थे। तो CR दास मोतीलाल नेहरू, या फिर CR दास जवाहरलाल नेहरू, या फिर CR दास गांधी जी, और या फिर CR दास डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो CR दास सब में है, मेन तुम्हारा इधर है। मोतीलाल नेहरू के साथ किए थे CR दास, या फिर जवाहरलाल नेहरू के साथ किए थे, या फिर गांधी जी के साथ किए थे, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किए थे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना है कि याद करने की कोशिश करना है कि स्वराज पार्टी जो फाउंडेड की गई थी वो मोतीलाल नेहरू और CR दास के साथ की गई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी और 5 का ऑप्शन नंबर ए, बाद बाकी BCD गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए इज द करेक्ट आंसर, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड गांधी जी मेक सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर। किस प्लेस पे, ठीक है, किस जगह पे गांधी जी ने सॉल्ट को बनाया था सी वाटर्स के हेल्प से, ठीक है। तो क्या एकदम याद आ रहा है भाई, दांडी मैजिस को इसको याद है भाई, पूरा एकदम सॉल्ट मैजिस को इसको याद है भाई, पूरा एकदम याद होगा कहाँ पे हुआ था, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अहमदाबाद में हुआ था, या फिर तुम्हारा वर्धा में हुआ था? नहीं भाई। साबरमती में हुआ था? नहीं भाई। दांडी में हुआ था? सही बात है, दांडी में। सीधा सा बात, समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आता है कि नहीं। दांडी में ही सॉल्ट को बनाए थे ना गांधी जी सी वाटर के हेल्प से। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 6 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। विच इंसिडेंट फोर्स गांधी जी टू हॉल्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो कौन सा इंसिडेंट ऐसा था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हॉल्ट पे लाना पड़ गया गांधी जी के द्वारा। हॉल्ट मतलब रोकने का जरूरत पड़ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, किस इंसिडेंट की वजह से। तो जलियांवाला बाग मस्करे? नहीं भाई। रॉलेट एक्ट? नहीं भाई।
अरेस्ट ऑफ अलूरी सीताराम रमैया, नहीं भाई, चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था, याद करो, चौरी चौरा में कितने सारे लोगों का जान चला गया था, पुलिस वर्कर्स का, ठीक है, पूरा का पूरी पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस आर द थिंग्स कि चौरी चौरा में इंसिडेंट्स की वजह से तुम्हारा गांधी जी को हॉल्ट करना पड़ गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग लीड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पेशवार? देखो कौन सा तुम्हारा यहाँ पे लीडर है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तुम्हारा लीड किया था पेशवार में। पेशवार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पेशवार जगह का नाम है। तुम्हें याद आ रहा होगा कि पेशवार में कौन सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लीड किए थे, ठीक है, कौन किए थे भाई, बताओ कौन किए थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किए थे? नहीं। मोहम्मद अली किए थे? नहीं। सी नंबर खान अब्दुल गफर खान किए थे? हाँ सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम याद रखना है, ठीक है दोस्तों, कि गफर खान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पेशवार में लीड किया गया था अब्दुल गफर खान के द्वारा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि आया एग्जामिनेशन में सीबीएसई का भी है ये दोस्तों, और ये भी सीबीएसई का था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 10 नंबर जो सारा सीबीएसई का ही है दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ सारा सीबीएसई का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो एमसीक्यू एकदम गारंटी रहता है कि छपने वाला है तो छपेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि हु फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता? भारत माता का किसने पहली बार इमेज बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अभिनवनाथ टैगोर, ठीक है, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कौन होगा भाई, बताओ। ये अगर नहीं बता पा रहे हो तो बहुत दिक्कत की बात है, कुछ चैप्टर नहीं पढ़े हो तुम, सीधा सा बात है, अगर ये तुम नहीं बता पा रहे हो तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था फर्स्ट क्रिएटेड इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? भारत माता का जो पहला बार चित्र बनाया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। समझ में आ गया? और कोई नहीं, ये सब गलती से भी मत कर देना, तुम लोग ना बहुत गलत याद रखते हो भाई, ठीक है, एकदम यही सब में कंफ्यूज करके आते हो, एग्जाम में गलती करके आते हो। इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है जो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा मतलब उठाया नहीं गया था, इस मेथड का यूज नहीं किया गया था? तो ही साइंड पूना पैक्ट, क्या उन्होंने पूना पैक्ट किया? हाँ भाई, पूना पैक्ट तो किया ही था, ये भी सही है। ही कॉल्ड देम हरिजन्स, तो भाई हरिजन्स उन लोगों को नहीं बोला गया था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमको नहीं लग रहा है अभी तक। तो ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर देम, हाँ सही बात है, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स डिमांड किए थे बी.आर. अम्बेडकर ने भी, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में फिर उन्होंने भी राजी कर लिया ज्वाइंट इलेक्ट्रोड के लिए, लेकिन फिर पूना पैक्ट के द्वारा उन्होंने सोचा क्या कि भाई हाँ, मेजोरिटी लोग जो हिंदू लोग हैं माइनॉरिटी पे हावी ना हो जाए, लोअर कास्ट पे हावी ना हो जाए, इस वजह से तुम्हारा रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने जोर डाला और रिजर्वेशन में उनके लिए सीट्स वगैरह रिजर्व किया, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली वगैरह में। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बात को समझ में आता है कि नहीं आता है? वही बात तुमको समझा रहे हैं यहाँ पे, और इससे क्वेश्चन भी आता है सेपरेट इलेक्ट्रोड से रिलेटेड। हम जिस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे थे तो वहां पे एक क्वेश्चन बताया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, और वाई डिमांड किया जा रहा था लीडर्स के द्वारा सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। तो बहुत सारे बात थे, कुछ मुस्लिम लीडर्स भी थे, मोहम्मद जिन्ना वगैरह, ठीक है, जो कि अपने सेल्फ बेनिफिट्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स चाहते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स के सभी लोग ने माना, लेकिन मेजोरिटी माइनॉरिटी पे हावी ना हो जाए, इस वजह से तुम्हारा रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जोड़ पे। समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का ऑप्शन नंबर बी ही सही लग रहा है, क्योंकि ये सब सही है स्टेटमेंट। ही डिमांड द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर देम और ही ऑर्गेनाइज देम इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। सही बात है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में। तो ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है। तो पॉइंट कौन सा सही नहीं है? पॉइंट ये वाला सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ही कॉल्ड देम हरिजन, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला था गरीब लोगों को या फिर दलित वगैरह को। समझ में आया कि नहीं? ताकि उनको अपलिफ्ट करना था, तो भाई वही तो अम्बेडकर ही उसको हरिजन बोलेगा, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो याद रहेगा सारा चीज। तो दोस्तों यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर 11 से तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। अभी जो मैं समझाया सेपरेट इलेक्ट्रोड से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमको जो समझाया मैंने उसको लिख देना ट्रांसलेट करके, सीधी सी बात है वहाँ पे पॉइंट वाइज, बस हो गया तुम्हारा सेपरेट इलेक्ट्रोड से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर बन गया, जो मैंने अभी समझाया, बस सीधा सा बात है। तो तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि व्हाट आर द मेथड्स व्हिच वाज एडॉप्टेड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर टू अपलिफ्ट द दलित्स। सोचो क्वेश्चन ये आ सकता था ना, क्या आ रहा था? व्हाट आर द मेथड्स which was adopted by B.R. Ambedkar to, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर देखो ये हो जाएगा, पहला पॉइंट ये ही साइंड ए पूना पैक्ट, दूसरा ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर देम, तीसरा पॉइंट ही ऑर्गेनाइज द टू डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन भी जो तुमको बता दिया यहाँ पे। पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का,
कि व्हाट इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो कैलीग्राफी के बारे में आया था, ठीक है, जब प्रिंट कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पोएट्री है तुम्हारा, पोएट्री मतलब होता है कैलीग्राफी, या फिर टेक्स्ट बुक्स को कहते हैं कैलीग्राफी, या फिर फ्लावर्स का अरेंजमेंट को कहते हैं, या फिर तुम्हारा द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश्ड राइटिंग को कहते हैं। तो स्टाइलिश्ड राइटिंग को ही कहते हैं और आर्ट ऑफ तुम्हारा जो लिखने का जो ब्यूटीफुल तरीके से और स्टाइलिश राइटिंग को ही कैलीग्राफी कहते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, हम लोग को पता चल रहा है कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों हमारा सेकंड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट वाज गुटेनबर्ग्स फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो हमें बताना है कि गुटेनबर्ग के द्वारा पहला प्रिंटेड बुक कौन सा किया गया था, ठीक है। तो बालार्ड्स था, या फिर डिक्शनरी था, या फिर तुम्हारा बाइबल था, या फिर तुम्हारा इसमें से नॉन ऑफ दिस। तो तुम्हें बताना होगा दोस्तों। तो बालार्ड्स नहीं था, तुम्हारा डिक्शनरी भी नहीं था, बाइबल था। एनसीईआरटी जब तुम रीड आउट कर रहे होगे तो तुमको वहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है पूरा दोस्तों। एनसीईआरटी से एकदम तुम्हें लाइन बाय लाइन मैं ढूंढ करके सारा एमसीक्यूज को लेके आया हूँ। तुम्हारा कहीं पे भी मार्क्स छूटने का एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर तुम इस पूरे वीडियो को कंटिन्यूसली मेरे साथ देखते हो चलते हो तो इसी से रिलेटेड तुमको एमसीक्यू एग्जामिनेशन में आने वाला है। ये साहिल सागर का गारंटी है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट वेयर पेनी चेप बुक्स। जब हम चैप्टर फिर बोल रहे हैं पढ़ा रहे थे, या फिर जिस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे, तो उस समय भी पेनी चेप बुक्स के बारे में तुमको समझाए थे। तो क्या था पेनी चेप बुक्स, ठीक है, बताओ भाई। पेनी चेप बुक्स क्या था? क्या पॉकेट साइज बुक था, या जर्नल्स था, या फिर रिचुअल कैलेंडर था, या फिर न्यूज़पेपर था? आखिर क्या था पेनी चेप बुक्स? तो पॉकेट साइज बुक था भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट आंसर। जर्नल्स नहीं था, कैलेंडर्स नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस किया था? फ्रेंच किया था, इटालियन किया था, पोर्टुगीज किया था, या फिर तुम्हारा नन ऑफ द दिस। इसमें से क्या कौन सा ऑप्शन होगा बताओ भाई। जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था कि कौन तुम्हारा इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में, ठीक है। तो 4 का हमारा हो जाएगा फ्रेंच तो नहीं होगा, इटालियन भी नहीं होगा, पोर्टुगीज होगा। पोर्टुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिंटिंग प्रेस को तुम्हारा इंडिया में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु रोट माई चाइल्ड माई यूनिवर्सिटी। माई चाइल्ड माई यूनिवर्सिटी किसके द्वारा लिखा गया था? एकदम दोस्तों ये क्वेश्चन आता है क्योंकि दोस्तों ये सारा एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। तो किसके द्वारा माई चाइल्डहुड या फिर माई यूनिवर्सिटी लिखा गया था? थॉमस वुड के द्वारा, या मैक्सिम गॉर्की के द्वारा, या फिर जॉर्ज इलाइट के द्वारा, या फिर जेन ऑस्टिन के द्वारा? तो भाई बताओ। तो हमारा याद करो कि माई चाइल्डहुड और माई यूनिवर्सिटी है, तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हमारा मैक्सिम गॉर्की के द्वारा लिखा गया था। थॉमस वुड के द्वारा नहीं लिखा गया था, इलाइट के द्वारा भी नहीं था, ऑस्टिन के द्वारा भी नहीं था। तो किसके द्वारा था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिम गॉर्की के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड। तो कब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड हुआ था? तो 1878 में, या फिर 1887 में, या फिर 1867, या फिर 1898 में? तो क्लियर एकदम याद आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो वर्नाकुलर एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कब पास हुआ था, तो हमारा 1878 में हुआ था। एकदम क्लियर याद आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, और सारा गलत है, ठीक है। 1878 एकदम याद रखना है। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे कि हु सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। किसने कहा था ये लाइन? भाई याद रखना है, एनसीईआरटी का एकदम लाइन है, ठीक है, कि किसने कहा था प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट। प्रिंटिंग क्या है? एक तरीके का तुम्हारा अल्टीमेट गिफ्ट है जो गॉड के द्वारा एकदम दिया गया है, और ग्रेटेस्ट वन महान गिफ्ट है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना ज्यादा वैल्यूबल थिंग है प्रिंटिंग तुम्हारा। किसके द्वारा कहा गया था? तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा कहा था, या फिर जेबी सिकले के द्वारा कहा गया था, या फिर महात्मा गांधी, या फिर मार्टिन लूथर? किसके द्वारा कहा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों हो जाएगा मार्टिन लूथर, क्योंकि मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। ये सारा का नाम आया ही नहीं है नाम, ठीक है। तो एकदम याद रखना है कि एकदम पूरा याद रखना है कि मार्टिन लूथर ने क्लियर कहा था, एकदम कोर्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी तरह एकदम जिस तरह यहाँ पे कोर्ट में करके दिया हुआ है सेमी कॉलन में बंद, तो जिस लाइक दैट एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी का तुमको लाइन उठा के दे दिया और पूछ दिया कि किसने कहा था। इसी तरह एग्जाम में तुमको आएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान। तो जापान का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक कौन सा था? एकदम इजी है, बाइबल था, या डायमंड सूत्र था, या फिर महाभारत था, या फिर यूकाइको था, ठीक है। तो बताओ भाई क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों हो जाएगा डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा एकदम क्लियर याद आ रहा है कि डायमंड सूत्रा था जापान का ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक। बाइबल नहीं था, महाभारत नहीं था, यूकाइको भी नहीं था। लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तुम लोग बहुत गलती करते हो यार, तुम लोग एकदम कंफ्यूज रहते हो। यूकाइको टिक मार के आ जाओगे, ठीक है। जापान लग रहा है, जापान, तो जापान में तो भाषा कुछ अलग ही होता है, ऐसा करते हैं ना, यूकाइको टिक लगा देते हैं, कुछ भी मतलब लगा के आ जाओगे, ऐसा नहीं होता बाबू। पहला ओल्डेस्ट सबसे पुराना प्रिंटेड बुक था डायमंड सूत्रा, याद रखना, ठीक है। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हु रोट 95 थेसिस। भाई 95 थेसिस एकदम गारंटी सीबीएसई का रिपीटेड, सीबीएसई का रिपीटेड भाई, रिपीटेड है भाई। ये जितना भी है, जितना भी एमसीक्यू बता रहे हैं सब का सब रिपीटेड है बाबू। ये भी तुम्हारा रिपीट था, ठीक है, सब का सब रिपीटेड है, ठीक है। तो सीबीएसई का तुम्हारा एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है कि 95 थेसिस किसने लिखा था? एकदम पूरा एकदम गारंटी रहता है। मार्टिन लूथर ने लिखा था, या फिर गुटेनबर्ग ने लिखा था, या फिर जेबी चिकले ने लिखा था, या फिर चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था? बताओ भाई।
कौन लिखा था? तो हमारा क्लियर है 9 नंबर का ऑप्शन ए, क्योंकि मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था, सीधा सा बात है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि हु ऑथर्ड गीता गोविंद। गीता गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है भाई? जयदेवा के द्वारा, या फिर राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, या फिर तुम्हारा जे हिक्की के द्वारा, या फिर तुम्हारा चंदू मेनन के द्वारा? तो भाई जयदेवा के द्वारा लिखा गया है। जैसे ही एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे तो वो समय भी आया था गीता गोविंद तुम्हारा जयदेवा के द्वारा क्या किया गया है, ऑथर्ड किया गया है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हु रोट अमर जीवन। दो अमर जीवन किसके द्वारा लिखा गया है? रोकेया हुसैन के द्वारा लिखा गया, या फिर राज सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया, या फिर ताराबाई सिंधे के द्वारा लिखा गया, या फिर कैलाश हासनी देवी के द्वारा लिखा गया है। एकदम जब चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों तो उस समय आया था कि अमर जीवन किसके द्वारा लिखा गया है, तो राज सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया है, सीधी सी बात है। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेवलर्स ब्राउट बैक द आर्ट ऑफ वुड ब्लॉक पेंटिंग टू इटली। कौन ऐसा तुम्हारा ट्रेवलर था? याद करो जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय तुम्हारा एक ट्रेवलर था जो इधर उधर घूमते रहता था, तो उसी बहाने वो क्या किया था, इटली से तुम्हारा क्या किया था, आर्ट ऑफ वुड ब्लॉक पेंटिंग को लेके आया था इटली में। कहां से लेके आया था और कौन लेके आया था? तो तुम्हें ध्यान रखना है, मार्को पोलो था भाई, याद करो मार्को पोलो, बी इज द राइट आंसर। एकदम तुरंत याद आ रहा है, तुरंत आर्ट ऑफ वुड ब्लॉक पेंटिंग के बारे में जैसे ही आया है कि भाई कौन ब्राउट बैक तुमको लेके आया था वुड ब्लॉक पेंटिंग को, तो मार्को पोलो लेके आया था, सीधा सा बात। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू इंडिया विथ। प्रिंटिंग प्रेस जो तुम्हारा पहली बार इंडिया आया था किसके साथ आया था? तो डच के साथ आया था कि पोर्टुगीज मिशनरीज के साथ आया था, या फिर तुम्हारा फ्रेंच या फिर इंग्लिश के साथ? तो अभी तुरंत इसी से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन बताए थे, याद करो क्या क्वेश्चन बताए थे यहाँ पे कि हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो क्या था तुम्हारा? ऑप्शन सी था, पोर्टुगीज था। तो दैट इज उसी को क्वेश्चन को तुमको दूसरे तरीके से तुमको घुमा के पूछा है, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन घुमा क्वेश्चन पूछा है। तो प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट कम टू इंडिया विथ पोर्टुगीज मिशनरीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? नेम द पेपर्स स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो कौन ऐसा पेपर था जो तुम्हारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो केसरी और तुम्हारा मराठा था। ठीक है, तो मराठा भी होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तुमको कोई ऑप्शन में हो सकता है मराठा दे के छोड़ दे या फिर केसरी दे के छोड़ दे, सिर्फ एक का भी नाम तुमको दे के छोड़ सकता है। तो केसरी सिर्फ याद नहीं रखना है, मराठा भी याद रखना है। ये तुम्हारा क्या था? इंग्लिश न्यूज़पेपर था, याद रखना है। ये तुम्हारा केसरी क्या था? हिंदी न्यूज़पेपर था। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तुम्हारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 नंबर चलते हैं हम लोग। द बुक गुलामगिरी डेल्ट, जो तुम्हारा बुक था वो गुलामगिरी किससे रिलेटेड एकदम है, बताओ? गुलामगिरी बुक से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उसी पे क्वेश्चन तुमको कोई बेस कर देगा, या फिर तुमसे अगर तुमको कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कुछ बोलेगा लिखने के लिए कि क्या सब हो, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ा लोगों को, इनजस्टिस से रिलेटेड, तुम वहाँ पे क्या कौन सा बुक मेंशन करोगे? गुलामगिरी बुक को तुम वहाँ पे मेंशन करना। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस बुक में तुम्हारा इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम से रिलेटेड तुम्हारा बात किया गया है। ठीक है, तो इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्नाकुलर प्लेसेस नहीं होगा, 911 ट्रीटमेंट ऑफ विंडोज नहीं होगा, नन ऑफ द दिस नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है दोस्तों, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों एमसीक्यूज है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम आने वाला है, एकदम छपेगा तो छपेगा, एकदम पूरा मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है कि नहीं? एकदम संसाधनों से रिलेटेड जितना भी तुम्हारा एमसीक्यू एग्जामिनेशन में जो आने वाला है मैं बताने वाला हूँ। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साहिल भैया को जरूर सपोर्ट दिखाना। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारा आज का पहला एमसीक्यू पे कि क्या है तुम्हारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। पहला है कि कोल, आयरन और पेट्रोलियम और डीजल, जो ये सारा एक्सेट्रा एग्जांपल्स हैं, ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं? बायोटिक के रिसोर्सेज है, या फिर तुम्हारा एबायोटिक है, या फिर रिन्यूएबल है, या फिर नॉन रिन्यूएबल है? लिविंग थिंग तुम्हारा बायोटिक हो गया, नॉन लिविंग थिंग तुम्हारा एबायोटिक हो गया। रिन्यूएबल मतलब जो तुम रिन्यू कर सकते हो, जिसको तुम बार बार यूज कर सकते हो। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको बार बार यूज नहीं कर सकते हो। तो कोल, आयरन और पेट्रोलियम, डीजल तो तुम्हारा भाई तुम्हारा क्या है? रेयर एलिमेंट है, जो एक समय आने के बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम बार बार इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, 1 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू अलुवियल रेस्पेक्टिवली? समझना है तुमको, अलुवियल सॉइल की यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें से 4 ऑप्शन तुमको दिया गया है, खाडस एंड तराई, फिर तराई एंड भांगर, फिर भांगर एंड खादर, और तराई एंड दवर्स। ठीक है, समझने की कोशिश करो कौन सा तुम्हारा टर्म यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए ओल्ड एंड न्यू अलुवियल को। देखो तुमसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि तुम ओल्ड एंड न्यू अलुवियल में डिफरेंसेस लिखो, तो वहां पे तुमको लिखना पड़ेगा, वहां पे एक एक पॉइंट तुम लिखोगे मेंशन में, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। तो किसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो एकदम क्वेश्चन तुमका याद रखना है कि भांगर बोला जाता है तुमको ओल्ड को बोला जाता है भांगर, खादर को बोला जाता है न्यू, याद रहेगा। खादर को बोला जाता है न्यू ऑलिव सॉइल, और ओल्ड ऑलिव ऑयल सॉइल तुमको कहा जाता है भांगर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन कल्टीवेशन के लिए तुम्हारा कौन सा सॉइल बहुत ज्यादा एकदम बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी का होता है? तो रेड सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल होगा, या फिर लेटराइज सॉइल होगा, या फिर अलुवाइल सॉइल होगा?
सॉइल से रिलेटेड तुमको बहुत सारा क्वेश्चन तुमको आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो सीधा सा बात है कि बेस्ट तुम्हारा सॉइल जो होगा कॉटन कल्टीवेशन के लिए ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्लैक सॉइल इज यूज्ड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, एकदम बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3 का हमारा हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 इज द हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो तुम्हें यह बताना है कि NFP के द्वारा, NFP मतलब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा कितना हमारा फॉरेस्ट एरिया है कंट्री में, हमारे इंडिया कंट्री में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितना एरिया मतलब फॉरेस्ट है प्रेजेंट में। तो तुम्हें यह बताना है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 33% तुम्हारा एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है। अब करंट डाटा के अनुसार भी आया तो तुम्हारा करंट डाटा भी 33% ही होगा, क्योंकि चेंजेस वगैरह उतना होता नहीं है। और तो तुम लोग भाई जंगल काट ही रहे हो, ठीक है, इतना ज़्यादा पेड़ पौधा काट रहे हो यहाँ पे और परसेंटेज खोजते हो ज़्यादा हो जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पेड़ पौधा लगाना स्टार्ट करो, ठीक है कि नहीं। पढ़ाई लिखाई तो चलते रहेगा, एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाते रहना, लेकिन भाई नेचर को भी बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन। को इस तरह का तुम्हारा मिट्टी डेवलप होता है हाई टेम्परेचर और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब क्या, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर पानी तुम्हारा इवेपोरेट हो जा रहा है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, वाटर टू वेपर में जैसे ही कन्वर्ट हो जा रहा है हाई टेम्परेचर की वजह से। कौन सा सॉइल तुम्हारा डेवलप करता है हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन के दौरान। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एरिड सॉइल। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, फॉरेस्ट सॉइल नहीं होगा, ब्लैक सॉइल नहीं होगा और रेड सॉइल नहीं होगा। एरिड सॉइल डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन है, ऑलवेज रिमेंबर, तुमको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी एक्वायर्ड बाय द नेशन। इसमें से कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है जो कि नेशन के द्वारा एक्वायर्ड किया गया हुआ है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नेशनल रिसोर्सेज इज द तुम्हारा रिसोर्सेज विच कैन एक्वायर्ड बाय द नेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज नहीं होगा, पोटेंशियल रिसोर्सेज तो होना ही नहीं है, पब्लिक रिसोर्सेज तो होगा ही नहीं। तो नेशन के द्वारा तुम्हारा कौन सा, कोई भी नेशन हो उसके द्वारा कौन सा तुम्हारा रिसोर्सेज एक्वायर्ड किया जा सकता है, तो नेशनल रिसोर्सेज, सीधा सा बात है। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4 नंबर का ऑप्शन ए था। ठीक है, याद रखना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन। इनमें से कौन सा, 4 जो ऑप्शन तुमको दिया हुआ, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से तुम्हारा सीट इरोजन होता है, या फिर ग्लेशियर की वजह से सीट इरोजन होता है, या फिर तुम्हारा विंड की वजह से सीट इरोजन होता है, या फिर तुम्हारा वाटर की वजह से सीट इरोजन होता है। इरोजन मतलब क्या, निकल उसका जो टॉप लेयर परत है जो तुम्हारा सॉइल इरोजन पड़ते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन पड़ते हैं। सॉइल में क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ द तुम्हारा सरफेस क्या हो जाता है सॉइल का, वो उखड़ जाता है, इरोड हो जाता है वाटर वगैरह की वजह से, जब पानी वगैरह ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो दैट इज द सॉइल इरोजन। और सीड इरोजन तुम्हारा कैसे होता है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से, विंड की वजह से, या ग्लेशियर या फिर वाटर की वजह से। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा डी, वाटर की वजह से। ठीक है, वाटर की वजह से भी सीड इरोजन होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। तो इनमें से कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है जो यूज किया जाता है ब्रेक करने के लिए फोर्स ऑफ विंड, विंड के फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा तुम्हारा मेथड यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शेल्टर बेल्ट, या फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग, या फिर टेरिस फार्मिंग, या फिर काउंटर प्लॉगिंग। ठीक है, तो काउंटर प्लॉगिंग तो हमको नहीं लग रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए शेल्टर बेल्ट तुम्हारा लग सकता है, क्योंकि शेल्टर बेल्ट का यूज तो किया जाता है तुम्हारे फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो विंड के फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए शेल्टर बेल्ट का यूज तो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप फार्मिंग वगैरह होगा नहीं, टेरिस फार्मिंग वगैरह होगा नहीं, और काउंटर प्लॉगिंग वगैरह तो होगा नहीं। शेल्टर बेल्ट वेयर यूज टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश। तो एमपी में तुमको बताना है, मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा रीजन है जो मेन काउज, एकदम जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और जब हम पढ़ा रहे थे लाइन बाय लाइन, तो उस समय बताएं कौन सा रीजन की वजह से तुम्हारा मध्य प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या, बहुत ज्यादा क्षति लैंड का। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखा जाता है। तो माइनिंग की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, या ओवर ग्रेजिंग की वजह से, या फिर ओवर इरिगेशन की वजह से। यहाँ पे बहुत बच्चा क्या करेगा ना, ओवर याद करके जाएगा और क्या टिक लगा जाएगा, ओवर इरिगेशन को टिक लगा जाएगा। इतना तुम लोग का दिमाग वगैरह पता नहीं कहाँ रहता है, ओवर इरिगेशन तुम लोग टिक लगा जाते हो। ठीक है, ये सब नाटक नहीं करना है, एकदम याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा होगा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की वजह से तुम्हारा मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन देखा जाता है कि क्या ही बताया जाए। समझ में आया कि नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है जो रेफर्स करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बता दो। नेचुरल जो रिसोर्सेज है, नेचर को बिना क्षति पहुंचाए रिसोर्सेज का यूज करना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज होता है, नहीं भाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, अरे भाई इकोनॉमिक का क्या लेना देना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से।
डेवलपमेंट दैट मीट द डिजायर ऑफ मेंबर ऑफ ऑल कम्युनिटी। वाह, बहुत बढ़िया, कुछ भी मतलब। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। हो गया, वही बात तुमको स्टार्टिंग में समझा दी थी कि ऐसा रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना या डेवलपमेंट करना रिसोर्सेज का यूज करते हुए जिससे कि तुम्हारा नेचर को भी हार्म ना पहुंचे। समझ में आया कि नहीं? ऐसा विकास करना, तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो तुम्हारा डेफिनेशन भी हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जितना भी दोस्तों एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, मैं आज इस वीडियो में तुम्हारा सारा एमसीक्यूज का बताने वाला हूं जो भी तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में छपने वाला है वाटर रिसोर्सेज से। ठीक है दोस्तों, जितना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो प्लीज चैनल को पहले तुरंत जाकर अभी सब्सक्राइब करो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो जाकर के। साहिल भैया का ये तुम्हारा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साहिल भैया को सपोर्ट दिखाओ। हम लोग चलते हैं हमारे एमसीक्यूज पे। ठीक है, डायरेक्ट पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है दोस्तों, वाटर रिसोर्सेज का, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन। तो कितना टोटल वॉल्यूम है तुम्हारा वर्ल्ड वाटर का जो एस्टिमेट किया गया है, जो एग्जिस्ट है तुम्हारे ओशियन में। समझने की कोशिश करो, ओशियन में कितना वर्ल्ड वाटर एग्जिस्ट है, सीधा सा बात है, यही तुमसे पूछा है। तो एस्टिमेटेड तुमको वैल्यू बताना है, ठीक है, अप्रॉक्स में। तो ये तुम्हारा करंट डाटा से कुछ चेंज भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी जो लिखा है दोस्तों वही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 का हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्योंकि 95.5% जो वाटर है वो तुम्हारा ओशियन में अवेलेबल है। ठीक है, तो बाद बाकी और सब गलत है। ठीक है, 95.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन। कहाँ है तुम्हारा रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग तुम्हारा जो होता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या, जो रूफ टॉप में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, तो कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस्ड, कहाँ पे, कौन से एरिया में? शिलोंग में या पटना में? लो, पटना का भी ऑप्शन है, गुवाहाटी या फिर इम्फाल, बताओ जी, बताओ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों हो जाएगा ए, शिलोंग में तुम्हारा, क्योंकि शिलोंग में ही बहुत ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ऑन विच रिवर हैज नागार्जुन सागर डैम बीन कंस्ट्रक्टेड। कौन सा रिवर है जो कि तुम्हारा नागार्जुन सागर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है? ठीक है, कहाँ पे, कौन से रिवर पे तुम्हारा नागार्जुन सागर डैम मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया है? सपोज करो यहाँ से कोई रिवर जा रहा है, इसके ऊपर डैम अगर तुम्हारा बनाया गया, तो कौन सी रिवर, ये रिवर का नाम तुमसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर रिवर कोयना होगा, रिवर तुम्हारा गोदावरी है, या फिर रिवर कृष्णा, या फिर रिवर ताप्ती। तो सीधा सा बात है कि तुम्हारा नागार्जुना जो सागर डैम है, ये ऑप्शन नंबर बी रिवर कृष्णा के ऊपर बनाया गया है। सीधा सा बात याद रखने का एकदम सीधा सीधा तरीका है कि रिवर कृष्णा, कृष्ण भगवान से याद रखो भाई, नागार्जुना नाग, एकदम याद रहेगा कि नहीं? कृष्ण भगवान नाग पे, समझ रहे हो कि नहीं, बात समझते हो कि नहीं? नाग के ऊपर भगवान जी चढ़ के फोटो वोटो खिंचाए थे ना, याद आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखे होगे तुम लोग बचपन में। ठीक है, तो बहुत सारे मूवी वगैरह में स्टोरी वगैरह भी है। ठीक है, नाग का मुंह वगैरह नाथ दिए थे कृष्ण भगवान। ठीक है, तो नाग से याद रखना है कृष्णा, तो रिवर कृष्णा के ऊपर तुम्हारा नागार्जुन सागर डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कितना तुम्हारा जो अर्थ का सरफेस है, हाउ मच सरफेस तुम्हारे अर्थ का कवर्ड है पानी से। ठीक है, अबाउट 90, अबाउट 70 या अबाउट 60, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 70, क्योंकि 70% है, क्योंकि अबाउट 70% तुम्हारा अर्थ क्या है, पानी से घिरा हुआ है अर्थ का सरफेस, तो अबाउट 70%। अरे किसी में ग्लेशियर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पे बर्फ है बना हुआ, कहीं ग्लेशियर है, कहीं ओशियन है। ठीक है, लेकिन 70% तुम्हारा पानी ही है, बाकी 30% में और भी कुछ आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या रैंक है इन द वर्ल्ड कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्या रैंक है, किसके मामले में? तो वाटर अवेलेबिलिटी तुम्हारा जो है, वाटर जो अवेलेबल है तुम्हारा पर पर्सन के मामले में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्या पोजीशन है या फिर क्या रैंक है। ठीक है, यही पूछा है। तो 129 है या 130 है या फिर 131 है या फिर 133 है। तो एनसीईआरटी हमारा यही कहता है कि डी नंबर 133 है। ठीक है, याद रखना है 133rd। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इट इज प्रिडिक्टेड दैट नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी इन ईयर ऑफ। देखो जी, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, और तुम तो अब 2025 में आ भी गए हो, 2025 में आ गया तो हो सकता है तुम्हारा सीबीएसई ये क्वेश्चन तुम्हारा दे भी दे। ठीक है, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन चलो मान लेते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना और 2025 से याद भी रखना कि 2025 में मतलब पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था कि 2 बिलियन, लगभग 2 बिलियन पीपल तुम्हारा वाटर स्कार्सिटी को फेस करेंगे। कब तक? ठीक है, तो 2025 तक।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इस चैप्टर का, द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्ट्रक्टेड कंपल्सरली टू ऑल द अक्रॉस द स्टेट इज। तुमको ये बताना है कौन सा स्टेट है जो पहला और ओनली स्टेट है इंडिया में जिसने अपना रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्ट्रक्टेड मतलब एकदम इंस्ट्रक्शन दे दिया है कंपल्सरली कि सबको बनाना है। ये कौन ऐसा स्टेट है? सो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तुम्हारा नन ऑफ दिस। तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु के तुम्हारा जो राज्य है तमिलनाडु, वे लोग कंपल्सरली कर दिए हैं कि भाई स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है। यही एक तुम्हारा स्टेट है और इंडिया में ओनली स्टेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ज्योग्राफी का चैप्टर 2 हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से रिलेटेड जितना भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, मैं आज इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। पूरा एकदम वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हुए चलना। एक भी एमसीक्यू तुम्हारा अगर छूट गया तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि तुम्हारा मार्क्स कट सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। और तुम अगर इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर एमसीक्यूज आ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है तुमको एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बिना तुम्हारा 5 से 10 मिनट लगेगा भाई, 5 मिनट 7 मिनट देख लो वीडियो को, पूरा एमसीक्यूज को कवर कर लो और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन को पूरा अच्छे तरीके से देखे आओ, ठीक है। साहिल भैया तुम्हारा यही चाहते हैं, ठीक है। सो हमारा पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है, द डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना ऑफ ए प्लैनेट आर अंडर ग्रेट थ्रेट मेनली ड्यू टू। देखो सीधी सी बात है, जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो उस समय आ रहा था कि फ्लोरा एंड फाउना का जो डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा विभिन्नताएं हैं हम लोग देखते हैं हमारे प्लैनेट में, वो किस वजह से देखते हैं और इसका थ्रेट मतलब क्या चेतावनी है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में क्या सब पढ़े हैं कि भाई कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई विलुप्त हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, प्लांट तुम्हारा एक्सटिंक्ट हो रहा है। वेराइटीज ऑफ स्पीसीज के प्लांट्स, वैरायटी ऑफ स्पीसीज के एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे पक्षी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो किस वजह से तुम्हारा, तो फ्लोरा एंड फाउना के लिए बहुत ज़्यादा चेतावनी वाली बात है हमारे पृथ्वी पे। ऑप्शन दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा दिया हुआ है ब्लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, और सी दिया हुआ है इंसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट, और डी दिया हुआ है इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या तो मैक्सिमम बच्चे टिक करके आएंगे, या तो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन तुम्हारा चेक करके आ सकते हैं, या फिर लैक ऑफ वाटर भी बहुत बच्चे देके आएंगे। और लेकिन ऑप्शन नंबर सी समझेंगे नहीं, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कि इंसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट, दूर दूर तक बहुत बच्चे को लगेगा नहीं कि भाई यही होगा, लेकिन तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट है। क्योंकि 2 मिनट के लिए तुम सोच के देखो भाई, तुम पेड़ पौधा काट रहे हो, क्या हो रहा है इस वजह से, जितना भी जंगली जानवर वगैरह एक्सटिंक्ट हो रहा है, भाग रहा है, उसको तो मारना पड़ रहा है ना, या तो मर जा रहा है। पेड़ पौधा जंगल में ही रहता है वाइल्ड लाइफ ना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। पेड़ पौधा काट रहे हो, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है पेड़ पौधा काटने के लिए, तो इंडस्ट्री से जो क्या पोल्यूटेंट निकल रहा है उससे हो रहा है पोल्यूशन, तो वो तो तुम्हारा इंडस्ट्री का वजह से हो रहा है ना जी, क्योंकि तुम पेड़ पौधा काटे। तो दैट आर द थिंग्स, समझ में आया कि नहीं। वाटर को तुम लोग इतना ज़्यादा बेहतर यहाँ यूज कर रहे हो, पानी का यूज कर रहे हो, तुम्हारी गलती है ना। लेकिन इंसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट क्या है कि भाई 10% तुम्हारा फ्लोरा है सिर्फ, हमेशा याद रखना। उसका रीजन यही है कि 10% फ्लोरा है, 20% मैमल्स है हमारे इंडिया में। इंडिया में सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, हमेशा याद रखना। यही नोटेट किया गया है, इंडिया में 10% फ्लोरा है, 20% मैमल्स है, जिससे हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा रहे थे हम तुम लोगों को, तो उस समय बताए थे 10% फ्लोरा नोटेट किया गया है और 20% मैमल्स नोटेट किया गया है इंडिया में, ठीक है, सर्वे के दौरान। तो दैट्स अदर थिंग्स, बहुत सारे तुम्हारा स्पीसीज हैं फ्लोरा के और मैमल्स के जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सा इसमें इनमें से है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, ठीक है। ब्लू सिप है, या फिर संगाई है, या फिर तुम्हारा एस्टेटिक बफेलो है, या फिर कैटल है। संगाई को तुम्हारा ब्रो एंटर डियर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। संगाई ना दे करके ब्रो एंटर डियर दे देगा, तुम लोग का दिमाग चकरा जाएगा, तो याद रखना है भाई, इसलिए हम ब्रैकेट में दे के रखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संगाई इज द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ मणिपुर, याद रखना, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। देखो तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया है दोस्तों, द स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नॉन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर आर नोन एज। उनको क्या कहते हैं, नॉर्मल स्पीसीज या फिर वर्नरेबल स्पीसीज या फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज या फिर तुम्हारा रेयर स्पीसीज। सीधा सा बात है भाई, ऐसा स्पीसीज जो तुम्हारा खोजने के बाद भी ना मिले बहुत सारा एरियाज में जहाँ पे वे पाए जाते थे और सभी जगह, ठीक है। अब सपोज करो यार, जंगल में शेर पाया जाता है, पूरा दुनिया का जंगल है, खोज ले, एक को शेर नहीं मिले तो शेर क्या रोड पे मिलेगा, नहीं ना। सीधा सा बात है कि शेर तुम्हारा विलुप्त हो गया है, शेर तुम्हारा मतलब एक्सटिंक्ट हो गया है। तो दैट्स अ फैक्ट कि बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनको जहाँ पाया जाना चाहिए वहाँ पे सर्च किया गया, वहाँ पे सर्च करने के बाद वो लोग फाइंड आउट नहीं, मतलब खोज के नहीं निकाला जा सका उन लोगों को। तो दैट्स स्पीसीज, इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे अब विलुप्त हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज का तुम्हारा ये डेफिनेशन भी हो गया और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज का तुमको डेफिनेशन देकर के कोर्ट में पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो तुम्हारा राइट है। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज इज द स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज। समझ में आया कि नहीं? सो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिकल प्लांट यूज्ड टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। तो कौन सा तुम्हारा मेडिसिन है ऐसा प्लांट का जो है जो यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन टू ट्रीट कुछ तरीके का तुम्हारा कैंसर का, जो कैंसर का बहुत सारा बीमारी होता है, ठीक है। तो किस तरीके का कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए या ट्रीट करने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं जो यूजफुल होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कौन सा प्लांट यूज होता है, ठीक है? हिमालयन यो या फिर हिमालयन ओक या फिर मधुका इंसाइग्निस या फिर तुम्हारा हब्बार्डिया हेप्टान्यूरोन, ठीक है। तो कौन सा इसमें से होगा दोस्तों जो कैंसर के लिए यूज होता है, कौन सा प्लांट? तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा 4 का ये हो जाएगा हिमालयन यू। सो हिमालयन यू इज ए मेडिकल प्लांट यूज टू ट्रीट सम टाइप ऑफ कैंसर। सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हिमालयन यू का यूज किया जाता है तुम्हारा कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत हद तक, मतलब ट्रीट करने के लिए, ठीक है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। सो कौन से ईयर में तुम्हारा इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। इम्प्लीमेंट की बात हो रही है, लाना और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। सो एनसीईआरटी जब पढ़ रहे होते हो तो इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कब किया गया था तो इसको याद रखो। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च इन 1973। 1973 में कौन सा चीज लॉन्च किया गया था, याद रखना है। ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है कुछ एक्ट के बारे में कि बताना है इसमें से कौन सा एक्ट तुम्हारा 1973 में पास हुआ था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर या फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट या फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट या फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा एक्ट तुम्हारा पास हुआ था बताओ। 3 तो तुम्हारा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ही है, चौथा तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइगर है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो प्रोजेक्ट टाइगर इज लॉन्च्ड इन 1973। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ठीक है। बहुत सारा चीज है जो याद रखना है। चिपको मूवमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आता है कि नहीं आता है? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इनमें से कौन सा तुम्हारा है जो लोकेट किया हुआ है वेस्ट बंगाल में? कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर सुंदरबंस नेशनल पार्क या फिर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बंधनगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। तो कौन सा तुम्हारा पार्क यहाँ पे लोकेटेड वेस्ट बंगाल में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क। सब जानता है ये बात तो भाई, ये तो एकदम गलती करने का कोई चांसेस ही नहीं है। जो वेस्ट बंगाल से वो तो तुरंत टिक लगा देगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज पेरियर टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो इनमें से तुमको ये बताना है कौन सा तुम्हारा स्टेट में पेरियर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा है कि कौन से तुम्हारे स्टेट्स में है, कौन से राज्य में है? राजस्थान, असम, उत्तरांचल या फिर केरला, बताओ जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा डी, केरला में है तुम्हारा, याद रखना, ठीक है। असम में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, उत्तरांचल में नहीं है, ठीक है। केरला में है तुम्हारा पेरियार टाइगर रिजर्व। नाम से ही तुम्हारा अटपटा लग रहा है, सीधा सा बात है, केरला में होगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। तो यही कह रहा है कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट एरिया कवर किया हुआ है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा, एमपी कवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रेटर अचीवमेंट ऑफ ए चिपको मूवमेंट। बोले थे तुमको चिपको मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, या तो तुमको उसी तरह से आ जाएगा, ईयर दिया हुआ रहेगा, उसमें तुमको टिक लगाना है कौन सा ईयर होता है, याद रख लेना चिपको मूवमेंट का। या फिर दोस्तों चिपको मूवमेंट का तुम्हारा ग्रेट अचीवमेंट क्या है, क्या मतलब चिपको मूवमेंट करके क्या हासिल हुआ, ठीक है। क्या चिपको मूवमेंट करके तुम लोग ज्यादा पेड़ पौधा लगा पाए? नहीं भाई। डेवलपमेंट इन हिमालयन रीजन, क्या हिमालयन रीजन में डेवलपमेंट होने लग गया चिपको मूवमेंट करके? नहीं भाई। या फिर सॉइल इरोजन गेट डिक्लाइन, भाई सॉइल इरोजन से क्या लेना देना है चिपको मूवमेंट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही, और बाद बाकी गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है? सक्सेसफुली रेसिस्टेड डेफोरेस्टेशन। डेफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्री। तो जो अंधाधुंध तुम्हारा पेड़ पौधा काटा जा रहा था, लोग उस पर चिपक करके घेर ले रहा था, बोल रहा था भाई आओ काटो, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज जो हुआ ना चिपको मूवमेंट, दैट हेल्प्स टू रेसिस्ट डेफोरेस्टेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 10 का। क्लास 10th का जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज के बाद तुम्हारा जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम आने वाला है, साहिल सागर का ये गारंटी है दोस्तों। मैं ऑलरेडी पूरा एकदम ज्योग्राफी हिस्ट्री का एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा चीज बता कर रखा हूँ, तुम जाकर प्लेलिस्ट विजिट कर लो, ठीक है। और चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। साहिल भाई का रिक्वेस्ट है, प्लीज साहिल भाई को सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं तुरंत हमारे एमसीक्यूज को। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए और तुम्हारा एग्जामिनेशन है तुम अच्छे से प्रिपरेशन उसका कर पाओ, ठीक है, और बेनिफिट उठा पाओ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन पे। व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना पार्ट
टोटल पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का जो इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। मतलब हमारे देश में अगर मान लो 100 आदमी रहता है, 100 पीपुल, तो 100 पीपुल में कितना लोग तुम्हारा एग्रीकल्चर करता है, दैट्स सिंपल फंडा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है। हम 100 का एग्जाम्पल लिए, कितना रहता है, 125 करोड़ देशवासी बोलते हैं, ठीक है, 125 करोड़ देशवासी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कितना लोग इन्वॉल्व है, सीधा सा बात है, ये तुमसे पूछा है। तो हमारा दोस्तों 1/3 नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, 2/5 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 2/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 2/3 जो हमारा है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 2/3 मतलब जितने लोग तुम्हारा पॉपुलेशन, जो 2/3 पॉपुलेशन इंडिया के इन्वॉल्व है या इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इनमें से ये तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन है, आता ही आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो दोस्तों तुमको ये बताना है कि इनमें से तुम्हारा 4 जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, नॉट लगा हुआ है। बहुत बच्चा तुम लोग का ना बहुत दिमाग एकदम खराब रहता है, क्वेश्चन बनाने टाइम ना एकदम नशा लगता है, किए रहते हो, ठीक है। नोट वगैरह पढ़ते ही नहीं हो, नोट वगैरह देखते ही नहीं हो, ठीक है। तो एकदम ध्यान देना है, ये नहीं कि भाई लगा देना है, पूछ रहा है कि कौन है इसमें है एग्रो बेस्ड है कौन, इसमें पूछा है कि कौन नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट इंडस्ट्री होगा, या फिर जूट इंडस्ट्री होगा, या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा, या फिर तुम्हारा शुगर इंडस्ट्री होगा। जल्दी बोलो। हमारा सीमेंट इंडस्ट्री इज नॉट, क्योंकि जूट इंडस्ट्री हो सकता है वो एग्रो बेस्ड, फिर तुम्हारा ये दोनों भी हो सकता है, लेकिन इनमें से सीमेंट इंडस्ट्रीज तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सीमेंट इंडस्ट्री इज नॉट ए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारा 4 दे दिया है, कॉमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग, या फिर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसका तुम्हारा डिफिनेशन दे दिया है, या इससे रिलेटेड तुमको दे दिया है कि इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन है जो तुम्हारा इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कि इट इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक तरह का एग्रीकल्चर है जहां पे फार्मर क्या करते हैं, क्लियर करते हैं पैचेस को और प्रोड्यूस करते हैं रीड्स एंड अदर फूड क्रॉप्स, और बहुत सारे फूड क्रॉप्स को तुम्हारा प्रोड्यूस करते हैं पैच को क्लियर करने के बाद, टू सस्टेन दैट फैमिली, अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना दोस्तों, याद रखना, टू सस्टेन फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो इनमें से यही डिटरमाइन करता है कि कौन सा तुम्हारा होगा। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। एक्सटेंसिव फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग नहीं होगा, ठीक है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ एंड प्रोड्यूस रिरार्ट्स एंड अदर फूड क्रॉप टू सस्टेन दैट फैमिली। समझ में आया कि नहीं। सो दैट इज ए स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। समझ में आया, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग पूरा अच्छे से समझा के रखे हैं दोस्तों एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, रैपिड डिवीजन वाले वीडियो में, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तुम्हें यह बताना है कि ऐसा एग्रीकल्चर जहां पे सिंगल क्रॉप को ग्रोन किया जाता है पूरे बड़े क्षेत्र में, ठीक है, लार्ज एरिया में। तो क्या होगा भाई, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होगा, या प्लांटेशन एग्रीकल्चर होगा, या फिर हॉरिकल्चर होगा, या फिर एक्सटेंसिव कल्चर होगा। हम कह रहे हैं भाई, ये जितना तुम्हारा एग्रीकल्चर का तुम्हारा लाइन दिया हुआ है ना, हॉरिकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, फिर इधर तुम्हारा कॉमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का यही भी डिफिनेशन दिया हुआ है। बाद बाकी जो एक्सटेंसिव, कॉमर्शियल और मॉडर्न है, ये तीनों फार्मिंग प्लस ये चारों एग्रीकल्चर, इस 8 का डेफिनेशन तुम्हारे एकदम जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में अगर ये तुमको पता है ना, तो तुम समझ रहे हैं कि तुम एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़े हो, ठीक है। और तुमको डेफिनेशन चाहिए, तुम जाके मेरे चैनल पे रैपिड रिवीजन वाले वीडियो देख लेना, एग्रीकल्चर का एकदम मिल जाएगा तुमको। ओल्ड वीडियो मेरा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सारा चीज वहाँ पे मैंने समझा के रखा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर है तुम्हारा जहाँ पे सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में उपजाया जाता है, ठीक है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज द एरिया वेयर वी कैन ग्रो ए सिंगल क्रॉप ऑन ए लार्ज एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द खरीफ क्रॉप्स। इनमें से तुमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से तुमको बताना है कि खरीफ क्रॉप्स कौन सा क्रॉप्स है, ठीक है। वीट है, मस्टर्ड है, मेज है, या फिर कुछ नहीं है। सीधा सा बात है, तुमको खरीफ क्रॉप का एग्जांपल याद रखना है। खरीफ क्रॉप का एग्जांपल में अगर याद होगा कि मेज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी तुम तुरंत लगा दोगे टिक। वीट तो नहीं होगा, क्लियर कट, ठीक है। फिर उसके बाद मस्टर्ड भी नहीं होगा, एकदम डायरेक्ट कट। मेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ ए नेचुरल रबर इज मेड ऑफ। अरे समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत सारे तुम्हारे इंडस्ट्रीज है ना, रबर्स का यूज करते हैं, नेचुरल रबर का। तो कहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम कंजप्शन होता है नेचुरल रबर का, किस तुम्हारे चीज में, यही चीज पूछा है तुमसे, किस चीज में तुम्हारा मैक्सिमम कंजप्शन होता है नेचुरल रबर का, ठीक है। जूता तुम पहनते हो कैंपस का, नीचे देखते हो कि सोल, वहां पे भी रबर वगैरह यूज होता है, ठीक है।
उसमें फुटवेयर में शामिल हो जाएगा वो सब। तो बताना है तुमको कि ऑटो टायर्स में होता है, ट्यूब्स में होता है, या बीट्स एंड होसेस में होता है, या फुटवेयर होता है, या फिर डीप एंड गुड्स होता है। सीधा सा पता चल रहा है भाई कि ऑटो टायर्स एंड ट्यूब क्लियर सा है, वहाँ पे रबर बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर नहीं होगा तो फिर ग्रिप ही नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ग्रिप के लिए फ्रिक्शन अच्छे से कर सके, यहाँ पे फिजिक्स का यूज फिर आ जाएगा भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंडिया इज लार्जर प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर बताने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किए हो तो, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि इंडिया क्या है, लार्जर प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन तुमको दे देगा ये सेमी कॉलन में कि इंडिया है ना एक तुम्हारा बहुत बड़ा लार्जर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूमर भी है ऑफ द वर्ल्ड में, एज वेल एज कंज्यूमर भी है, लार्जर प्रोड्यूसर भी है। तो किस चीज का है, व्हीट का है, पल्सेस का है, मेज का या मिलेट्स का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, पल्सेस का, ठीक है। हमेशा याद रखना पल्सेस के लिए इंडिया तुम्हारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एज वेल एज कंज्यूमर भी है, ठीक है। ज्योग्राफी का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसमें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज रिलेटेड जो तुम्हारा चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे जो एग्जामिनेशन एकदम छपने वाला है, तो 5 मैं ऐसा एमसीक्यू बता रहा हूँ जो एकदम गारंटी रहता है, पूरा मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। एकदम तुम्हारा जो रहता है स्टडी मटेरियल एकदम सीबीएसई एकदम गारंटी तक छापेगा वैसा तुम्हारा क्वेश्चन 5 में बता दे रहा हूँ तुम्हारे फर्स्ट स्लाइड पे। ये बस इसी 5 तुम्हारे एमसीक्यूज को ध्यान रखना है, ठीक है। सो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाउ मेनी % मिनरल्स इनटेक रिप्रेजेंट इन आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम लोग जो भी मतलब खाते हैं पीते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो कितना मिनरल्स प्रेजेंट रहता है हमारे इनटेक में, ठीक है। तो बताना है तुमको टोटल एक अराउंड में, ठीक है, हमारे इनटेक के एक मतलब तुमसे पूछा है रफ आइडिया, तुमसे रफ पूछ रहा है, ठीक है, रफली। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर ये है, तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछना लाजमी है, ठीक है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 0.3 तुम्हारा जो है वो रहना जरूरी है, मिनरल्स इनटेक प्रेजेंट रहना जरूरी है, हमारे टोटल इनटेक मतलब कम से कम इतना रहना जरूरी है, ठीक है, सीधी सी बात है। और ये सब जो तुम्हारा ऑप्शन है ये सब गलत है, ठीक है, सीधा सा बात। 0.3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन और विथ न्यू हायर कंटेंट आयरन अप टू, मतलब मैग्नेटाइट जो तुम्हारा है ये तुम्हारा फाइनेस्ट आयरन है, या फिर तुम्हारा बोल रहा है विथ न्यू हायर कंटेंट आयरन अप टू कितना तक, 60% या 70% या फिर 80% या फिर 90%। मतलब तुमसे यही पूछा है कि मैग्नेटाइट और जो तुम्हारा है ये फाइनेस्ट आयरन कितना तक दे सकता है, ठीक है, कितना परसेंटेज तक, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा दोस्तों बी, 70% तुम्हारा इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70% द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इज, कौन सा तुम्हारा स्टेट है जो तुम्हारा मैग्नीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। कर्नाटक है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है या उड़ीसा है। देखो झारखंड को ना बहुत ज़्यादा ही मिनरल का, समझ रहे हो, हार्ट ऑफ मिनरल कहा जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाया जाता है, ठीक है, झारखंड में। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना क्या करते ही हैं, झारखंड ही लगा के आ जाएंगे भाई। हाँ झारखंड में मिनरल बहुत पाया जाता है तो झारखंड ही कर देते हैं, ठीक है। तो कोई एकदम क्लियर कट याद रखना है, नहीं भाई झारखंड नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो तुम्हारा है मैग्नीज का, यहाँ मैग्नीज की बात की जा रही है, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि सबसे ज़्यादा मिनरल कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीज का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो तुम्हारा उड़ीसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कौन सा तुम्हारा ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब कौन सा पुराना ऐसा स्टेट है जो तुम्हारा बहुत पुराने टाइम से, ओल्डेस्ट टाइम से तुम्हारा तेल को प्रोड्यूस कर रहा है, ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा कौन सा स्टेट है। गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर असम है, ठीक है। सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर, असम इज द राइट आंसर, क्योंकि असम इज द ओल्डेस्ट स्टेट विच आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग द ऑयल, ठीक है, इन इंडिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो असम इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का। इंडिया नाउ रैंक्स एज ए सुपर पावर इन द वर्ल्ड। देखो सही बात है, तुम्हारा इंडिया धीरे धीरे सुपर पावर जा रहा है, एकदम तुम्हारा मॉडर्न टाइम से कनेक्ट करके एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका तुम्हारा किस वजह से जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस क्या वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आखिर तुम्हारा विंड जो है, विंड एनर्जी एक तरीके का तुम्हारा एनर्जी ही है ना जी, उसका हेल्प लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा चीज कर रहे हैं विंड के हेल्प से लेकर के, ठीक है। टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, विंड से कितना सारा चीज होने लगा है, ठीक है। सोलर सुपर पावर से भी होने लगा है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सोलर एनर्जी से। टाइडल सुपर पावर है, फिर हाइडल सुपर पावर है। समझ, हाइडल मतलब क्या, वाटर से, वाटर का हेल्प लेकर के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
तो दिस आर द थिंग्स, तो इनमें से कौन से पावर को लेकर के तुम इंडिया को देखना चाहते हो सुपर पावर की तरफ, ठीक है, तो यही तुमको बताना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विंड के मामले में ये तुम्हारा विंड सुपर पावर के रैंक में तुम्हारा रैंक कर रहा है एज ए सुपर पावर, ठीक है। सिविक्स का हमारा चैप्टर 1 है, पावर शेयरिंग से रिलेटेड जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं मैं आज इस वीडियो में दोस्तों पूरा बताने वाला हूँ। पूरा एकदम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगा, प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, साहिल भाई को सपोर्ट दिखाओ, प्लीज़ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है दोस्तों। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं पावर शेयरिंग का सारा एमसीक्यूज, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों कंटिन्यूसली देखते जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है, एकदम गारंटी है कि साहिल भाई का एकदम छपने वाला है, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे। सो दोस्तों हमारा पावर शेयरिंग का पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है, हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल ऑफ द ब्रुसेल्स। हम लोग जब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे, जब हमारा तुम चैप्टर पढ़ोगे पावर शेयरिंग का, तुम जाके देखोगे वन शॉट वाला जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हम पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझा के और पढ़ा के रखे हैं। तो तुम वहाँ पे देखोगे हम वहाँ भी समझाए थे हर चीज़ को, और ग्राफ के माध्यम से भी समझाए थे कि कितना एरिया कौन क्या लैंग्वेज तुम्हारा स्पीक करता है। तो वो सारा चीज़ हम जब बताए थे, तो वही तुम्हारा एमसीक्यूज पूछा है, कितने लोग हैं, कितने पीपुल्स हैं जो स्पीक करते हैं फ्रेंच एंड डच को, जो कैपिटल तुम्हारा ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स के कैपिटल में कितने लोग फ्रेंच एंड डच स्पीक करते हैं। तो फ्रेंच का तुम्हारा पहले आएगा ऑप्शन में, डच का बाद में आएगा, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। तो विच आर द ऑप्शंस, सो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 80% तुम्हारा फ्रेंच बोलते थे और डच तुम्हारा लोग 20% डच बोलते थे, फ्रेंच तुम्हारा 80% बोलते थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम याद आ रहा है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा के समझा के रखे थे, पढ़े होगे तुम लोग भी, तो तुम लोग को भी याद होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाद बाकी तुम्हारा गलत है, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, हाउ मेनी टाइम्स लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है भाई, कितना बार वो लोग अपना संविधान को बदला था, सीधा सा बात है, ठीक है। तो 4 बार बदला था भाई, सीधा सा बात है, और बाद बाकी गलत है, 6 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर है, और पावर शेयरिंग चैप्टर से रिलेटेड पावर शेयरिंग के बारे में ही तुमसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो दैट मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी तब। तो वही तुमसे पूछ रहा है कि पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। पावर शेयरिंग का पहला स्टेटमेंट है कि इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। क्या भाई पावर शेयरिंग होने से तुम्हारा क्या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में पूरा बात विवाद, मारपीट, लड़ाई धराई, सिविल वार वगैरह छिड़ जाता है क्या? नहीं ना। सो पावर पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सीधी सी बात, पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही रॉन्ग हो जा रहा है। दूसरा क्या, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। सीधी सी बात, सीधा बात है भाई, पावर शेयरिंग से स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री बढ़ रहा है, सीधा सा बात है, और स्टेबिलिटी जो है तुम्हारे कंट्री का बढ़ रहा है। तीसरा क्या कर रहा है, इट हेल्प्स द रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप। ले वही जो तुम्हारा ऑप्शन 1 था उसी में तुम्हारा रिड्यूस लगा करके कह दिया कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। सही बात है, अगर तुम हम किसी और कम्युनिटी से हैं, मेरा दोस्त किसी और कम्युनिटी से है, उसका कम्युनिटी वाला लोग अगर हमसे लड़ना चाहेगा तो हम लोग आपस में मिल करके पावर शेयरिंग का मतलब जो है मसला उसको लेकर के यूज करके हम लोग आपस में डिस्कशन करके संभाल लेंगे, सुलझा लेंगे बात को, तो हम लोग के बीच जो कन्फ्लिक्शन होगा वो घट जाएगा। तो दैट इज सेड बाय पावर शेयरिंग, यही तुम्हारा अधिकार दिया गया है पावर शेयरिंग के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि भाई लड़ाई पीट मार धार करना है, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो बोथ बी एंड सी आर ट्रू, डी इज द करेक्ट आंसर। बाद बाकी दोस्तों ये सब गलत है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आता है कि नहीं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तो बी एंड सी तुम्हारा बोथ आर ट्रू। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों, विच वाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। अरे भाई श्रीलंका का कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियल था? अरे क्या क्वेश्चन आ सकता है, यही सब क्वेश्चन आ सकता था तुमसे, तो यही सब क्वेश्चन पूछा है कि भाई तमिल था, मलयालम था, या सिन्हाला था, या फिर इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। सीधा सा बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका का क्या था? ऑप्शन सी सिन्हाला था। अरे सिन्हाला नहीं था ना जी श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आता है कि नहीं आता है? हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। कौन सा कम्युनिटी था बेल्जियम में जो एकदम रिच था और पावरफुल भी था, ठीक है, बहुत एकदम ताकतवर भी था और बहुत ज्यादा रिच अमीर भी था, ठीक है। जर्मन था, फ्रेंच था, या डच था, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? तो हमको तो लग रहा है, हमको तो पूरा याद है कौन सा था, तुमको बताओ कौन सा याद था, याद करो। बी होगा ऑप्शन, फ्रेंच वाज द रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। सीधा सा बात है भाई, फ्रेंच कम्युनिटी जो था तुम्हारा वो तुम्हारा रिच था और पावरफुल था इन बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा दोस्तों यही था मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर का। पावर शेयरिंग चैप्टर बहुत छोटा है, इससे मतलब जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बहुत ही कम है, 2 से 4 क्वेश्चन में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सो इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका का ध्यान रखना है, इथनिक, और इसका बेल्जियम का इथनिक ध्यान रखना।
तो बेल्जियम का भी इतनी कंपोजिशन ध्यान रखना है और श्रीलंका का भी इतनी कंपोजिशन ध्यान रखना। इतने का मतलब क्या होता था, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। याद करो भाई, हर चीज बताए हुए हैं, कीवर्ड्स के सहारे बताए हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। इतने का मतलब सामाजिक विभाजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, डिफरेंट कल्चर पे, ठीक है, उसके बेस पे सामाजिक विभाजन होता है। तो तुम्हारा उसी को पूरा डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है इतनी कंपोजिशन के द्वारा एनसीईआरटी में। तो ध्यान रखना है श्रीलंका का इतनी कंपोजिशन और बेल्जियम का इतनी कंपोजिशन। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, कि पावर जो तुम्हारा शेयर हो रहा है डिफरेंट ऑर्गेन्स के बीच में वो कैसे होता है। तो भाई 5 तुम्हारा था, याद करो। पहला तो तुम्हारा था लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच, फिर दूसरा तुम्हारा था डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, तीसरा था तुम्हारा सोशल डिवीजन के बीच, सोशल मतलब ग्रुप्स के बीच, चौथा था तुम्हारा क्या, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? 4 पॉइंट है, चारों को याद रख लो, क्या दिक्कत है भाई। और तुम्हारा एक क्वेश्चन और आता है कि क्या डिमांड है तुम्हारा श्रीलंकन तमिल्स का, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। सारा का दोस्तों आंसर देके रखे हैं, जाके तुम चेक कर सकते हो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट 3 से 4-5 मिनट का वीडियो है, हर चीज समझा दी है लाइन बाय लाइन, जाके तुरंत चेकआउट करो। बस उस क्वेश्चन से बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। और इतनी कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका याद कर लेना, ठीक है। क्लास 10th का जो हमारा सिविक्स का चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम गारंटी कि छपेगा तो छपेगा, वो तुमको मैं बताने वाला हूँ। एकदम सीधा सा बात है, 4-5 एमसीक्यू मैं बता दे रहा हूँ, तो गारंटी के छपने वाला है, ठीक है, पूरा गारंटी है, रिपीटेड रहता है भाई। इतना सारा एमसीक्यू, इतना सारा चैप्टर है, तो क्या सारा चैप्टर का एमसीक्यू आ जाएगा क्या? नहीं ना, कुछ फिक्स रहते हैं, आउट रहते हैं, आएगा ही आएगा। तो दैट्स सिंपल फंडा है। सारा का एमसीक्यू मैं ऑलरेडी जो तुम्हारा ज्योग्राफी का है सारा का देख रखा हूँ, जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, तुरंत अभी जाकर सब्सक्राइब करो, बोल रहा हूँ भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हमारे फेडरलिज्म का पहला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के द्वारा कितना ज्यादा शेड्यूल्ड लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया। अरे जितने भी लैंग्वेज हैं, कितने सारे लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, संविधान के द्वारा, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है। तो हमारा दोस्तों हो जाएगा पहला का बी, बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमारे देश में रिकॉग्नाइज किया गया है संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट इज द गवर्नमेंट एट ए ब्लॉक लेवल कॉल्ड। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे क्या कहा जाता है तुम्हारा गवर्नमेंट को, ठीक है, सरकार को क्या कहा जाता है एट ए ब्लॉक लेवल, ग्राम सभा या फिर पंचायत समिति या फिर तुम्हारा ग्राम पंचायत या फिर न्याय पंचायत, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पे तुम्हारा 2 नंबर का सी हो जाएगा पंचायत समिति, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच लोकल गवर्नमेंट वर्क एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कौन सा लोकल गवर्नमेंट है जो वर्क करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, पंचायत समिति या जिला परिषद या फिर विलेज पंचायत या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा लोकल गवर्नमेंट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है एज ए किस तरीके से, ठीक है, पंचायत समिति के या जिला परिषद या फिर विलेज तुम्हारा पंचायत। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा जिला परिषद। जानते ही हो भाई, जिला परिषद नहीं जानते हो तुम, चुनाव जो होता है 5 साल पे। अब हम लोग चलते हैं, बाय व्हाट नेम लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन एरिया कॉल्ड। अर्बन एरिया में किस नाम से लोकल गवर्नमेंट को जाना जाता है। एकदम तुम्हारे एनसीईआरटी का है भाई, कि रूरल एरिया में क्या कहते हैं, ठीक है, और अर्बन एरिया में क्या कहते हैं। यही सब अगर एनसीईआरटी लाइन वाला नहीं पढ़ोगे तो फिर चकरा जाओगे, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हो तो बस साहिल भैया जिंदाबाद, ठीक है। जितना ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं भाई, दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का क्या है, लोकल गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है अर्बन एरिया में। तो सीधा सा बात है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा 4 का हो जाएगा डी, क्योंकि बोथ ए एंड बी म्यूनिसिपलिटी भी कहा जाता है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। म्यूनिसिपलिटी भी कहा जाता है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। तो तुम्हारा सीधा सा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। पंचायत समिति नहीं कहा जाता है, ये तुम्हारा हो गया किधर बताओ, रूरल वगैरह में हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हु इज दैट चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का कि कौन रहता है चेयरपर्सन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है, बताओ भाई। अरे लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है, तो तुम्हारा चेयरपर्सन कौन होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो 3rd नंबर का क्या था, सी था, ठीक है। 5 नंबर क्या पूछा है कि चेयरपर्सन तुम्हारा कौन है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कौन होता है, ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर होता है, बीडीओ। सुने होंगे बीडीओ साहब के पास जाना है, बीडीओ साहब के पास जाना है, तो क्या बीडीओ होता है या फिर सरपंच होता है या फिर मेयर होता है या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा होता है। सीधा सा बात है, ऑप्शन नंबर बी मेयर होता है। मेयर को कहते हैं चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, हमेशा याद रखना है दोस्त, मेयर इज द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। क्लास 10th का जो सिविक्स का हमारा चैप्टर 3 है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों तुम्हारा एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम गारंटी की छपेगा 5 एमसीक्यू में बता दे रहा हूँ, दैट इज इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।
एकदम तुम्हारा चलते हैं हम लोग अब एमसीक्यू पे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करो, अभी कभी सब्सक्राइब करो, साहिल भैया को सपोर्ट दिखाओ प्लीज। और प्लेलिस्ट तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो, साहिल भैया को सपोर्ट दिखा सकते हो, ठीक है, और अपना बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। एमसीक्यूज का प्लेलिस्ट है, वन शॉट का प्लेलिस्ट है, और तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। हर चैप्टर का वहाँ प्रोवाइडेड है, ठीक है। हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सोशल रिफॉर्मर्स फाउट अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से 4 ऑप्शन तुमको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा तुम्हारा सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक रिफॉर्मर। रिफॉर्मर मतलब क्या होता है? रिफॉर्मेशन पढ़ते हैं, सुधार लाना, ठीक है। अरे पढ़ते हैं कि नहीं? रिफॉर्मेशन मतलब सुधार लाना, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे रिफॉर्मेशन लाया जा सकता है था, ठीक है। हाउ कैन बी पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म, तुम्हारा एक टॉपिक था तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर में। अभी पॉलिटिकल पार्टी आएगा तो वहां भी बात करेंगे, जब हम लोग बात किए थे, जब वन शॉट पढ़ाए थे। तो यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स की बात आई है। सामाजिक सुधारकर्ता जो होते हैं, जो समाज को सुधारने में लगे रहते हैं, कैसे समाज हमारा सुधरेगा, इनमें से कौन है जिनको फाउट अगेंस्ट करना पड़ा था, लड़ना पड़ा था कास्ट इनइक्वालिटीज के खिलाफ, जातीय असमानता के खिलाफ, जो मतलब जाति के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज सोसाइटी में फैली हुई है, इनमें से कौन से तुम्हारे लीडर हैं या फिर सोशल रिफॉर्मर्स हैं, तुम कह सकते हो। तो कौन है बताओ भाई? पेरियार रामास्वामी नायकर होगा, या फिर तुम्हारा स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा, या फिर राजा राम मोहन रॉय होगा, ठीक है। बताओ। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा पेरियार रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर ए। अरे क्लास 8 के एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बाबू, वहां भी तुमको चैप्टर पढ़ना है तो वहां भी दिया हुआ है। पेरियार रामास्वामी नायकर को बहुत ज्यादा कास्ट इनइक्वालिटीज के खिलाफ लड़ना पड़ा था, ठीक है। वो एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 10 में भी है जेंडर रिलीजन कास्ट में, और 8 में भी है। सोचो 8 का भी एनसीईआरटी में इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है कि इन्होंने क्या सब किया था, कैसे कैसे क्या सब लड़ा था कास्ट इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द व्यू ऑफ महात्मा गांधी अबाउट रिलीजन। तो इनमें से कौन सा तुम्हारा लाइन या फिर कौन सा तुम्हारा स्टेटमेंट महात्मा गांधी के विजन और महात्मा गांधी के नजरिए से मैच आउट करता है रिलीजन के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ही वाज इन फेवर ऑफ हिंदुइज्म, क्या वो फेवर थे हिंदुइज्म के, ठीक है। तो क्या लगता है तुमको? ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा ये तो करेक्ट उतना नहीं लग रहा है। ही वाज एन एरेंडेंट सपोर्टर ऑफ मुस्लिम रिलीजन, भाई कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, आप समझ गए। सी नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। बाय रिलीजन, उनका कहना था रिलीजन का मतलब ये है कि गांधी मीन्ट मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन, मतलब ऐसा धर्म जो सबको मॉरल वैल्यू सिखाता हो, ठीक है। सभी व्यक्ति को जो भी धर्म मजहब को मानते हैं वो एक मॉरल वैल्यूज उसको सिखाता हो। गांधी जी का प्रोस्पेक्टिव और नजरिया व्यू वगैरह ये था एक धर्म के मतलब फेवर में या धर्म के लिए, ठीक है। तो सी तो राइट लग रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ही सेड दैट द इंडिया शुड अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, कुछ भी मतलब है। उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया में लोगों को, सभी लोगों को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था क्या? नहीं भाई, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेम एनी 2 पॉलिटिकल लीडर्स हु फाउट अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटीज। तो इनमें से तुमको ये बताना है कि कौन से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कास्ट इनइक्वालिटीज के खिलाफ तुम्हारा लड़े थे। अभी क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिनको लड़ना पड़ा था। तो पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में अभी तुरंत बताए तुमको, सोशल रिफॉर्मर्स थे वो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? जो फाउट अगेंस्ट किए थे कास्ट इनइक्वालिटीज के खिलाफ। अब यही क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिकल लीडर, जो राजनीतिक लीडर कौन है, ठीक है। यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स की बात नहीं की गई है, राजनीतिक लीडर की बात की गई है जो लड़े थे अगेंस्ट कास्ट इनइक्वालिटीज, जातीय असमानता के खिलाफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भाई ये तो नहीं है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। लो जी, क्या ऑप्शन है? राधा कृष्णन श्री मोरारजी देसाई। नहीं भाई। महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर पता चल रहा है, डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि व्हाट इज द एवरेज चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। क्या है एवरेज चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया में? 9:3 है या फिर 9:23 है या फिर 9:35 है या 9:33 है? तो डी इज द राइट आंसर, 9:33 है एवरेज चाइल्ड सेक्स रेशियो, याद रखना, डी इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों, जो हमारा लास्ट एमसीक्यू होगा इस चैप्टर का। प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, अभी के अभी करो अगर नहीं किए हो तो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन से तुमको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि व्हाट इज जेंडर डिवीजन, व्हाट इज जेंडर डिवीजन। तो तुम क्या लिखोगे? तुम क्वेश्चन आ जाएगा तो तुमको क्या लिखना है? जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है? द हायरार्कियल अनइक्वल रोल्स असाइन्ड टू मैन एंड वुमेन बाय सोसाइटी। पहला सही सही हमको लग रहा है। दूसरा देखते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड, नहीं भाई, मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंस का क्या मतलब है जेंडर डिवीजन से? द रेशियो ऑफ मेल चाइल्ड फीमेल, नहीं भाई, रेशियो से क्या लेना देना है? रेशियो को तो अपना देश देखेगा ना, वो सरकार देखेगा कि क्या रेशियो नहीं है। द डिवीजन बिटवीन द मेल लेबरर एंड फीमेल लेबरर, कुछ भी मतलब। मेल लेबरर का फीमेल लेबरर से क्या लेना देना है? किसी फैक्ट्री में 10 फीमेल रहती है, काम कर रही होती है लेबर के रूप में, या फिर किसी फैक्ट्री में 100 रहती है, तो उससे थोड़ी क्यों लेना देना है? तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही होगा क्योंकि ये जो द हायरार्कियल अनइक्वल मतलब समझ रहे हो,
मतलब पौराणिक कथा सुनते आ रहा है लोग कि भाई स्टार्टिंग से ही समाज के द्वारा थोप देना जेंडर, मतलब क्या, जेंडर डिवीजन। भाई हाँ, तुम्हारे अंदर ऐसा है तो तुम लड़की की तरह रहोगी, ठीक है। तुम मर्द हो, तुम मैन हो, तुम पुरुष हो, तुम पुरुष की तरह रहोगे, यू आर ए बॉय। तो ये जो हायरार्किकल अनइक्वल है, अनइक्वलिटी है, ये असाइन कर दिया जाता है मैन एंड वुमेन को सोसाइटी के द्वारा, तो दैट इज कॉल्ड ए जेंडर डिवीजन। तो दिस इज अ डेफिनेशन, और इसी को तुम एक्सप्लेन कर दोगे 3-4 पॉइंट खुद से अपने से बना करके, अपने मॉडर्न टाइम के अभी के युग जमाने से भी कनेक्ट करके, तो दैट आर तुम्हारा जेंडर डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, बस हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 5 का। क्लास 10th का जो सिविक्स का हमारा चैप्टर 4 है पॉलिटिकल पार्टीज का, इससे रिलेटेड जितना भी तुम्हारा एमसीक्यूज है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाला है, मैं 10 एमसीक्यू दोस्तों बता दे रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, गारंटी है, एकदम सीबीएसई का मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करो और साहिल भाई को सपोर्ट दिखाओ प्लीज। तुम जाके विजिट कर सकते हो चैनल पे, प्लेलिस्ट है वन शॉट के सारे वीडियो का, सारे चैप्टर का वन शॉट है अवेलेबल, सारे चैप्टर का तुम्हारा प्लेलिस्ट बना हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ भी, और सारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी तुम्हारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तुम जाके बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। प्लीज बेनिफिट उठाओ, तुम ही लोग के लिए मैं बना के सारा चीज रखा हूँ, ठीक है। एकदम गारंटी उन्हीं से सारा चीज आने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन में अभी तक भी कुछ नहीं किया हो तो तुम जाके उसको फॉलो कर लो, बस हो जाएगा, बस मस्त रहो सारा। हम लोग चलते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे, पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन आवर डेमोक्रेसी। लो एनसीईआरटी का तुम्हारा लाइन उठा के दे दिया, ठीक है, कि इनमें से तुम ये बताइए कि कौन सा पार्ट है, कौन सा तुम्हारा ऑप्शन है जो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है हमारे लोकतंत्र का। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या होता है, राजनीतिक दल। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये क्या है, फीचर्स है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो तुम्हारा है ये एक तरीके का मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है हमारे लोकतंत्र देश का। तो पॉलिटिकल पार्टी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं होगा, पीपुल नहीं होगा, लीडर नहीं होगा, ठीक है। एक तुम्हारा ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन है, समझ के रखो, ठीक है। विजिबल इंस्टीट्यूशन है तो दिखता है, ठीक है। ऐसा संस्थान है ये पॉलिटिकल पार्टी जो दिखता है, क्योंकि यहाँ पे दलों का भीड़ है, ठीक है। बहुत सारे दल यहाँ पे काम करते हैं साथ में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कितने लोग, अरे तुम्हारा जो यही क्वेश्चन पूछ दिया, टॉपिक ही तुम्हारा एनसीईआरटी में पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक ही यही है, सेकंड टॉपिक शायद या थर्ड टॉपिक है कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में हैं, या फिर समझ रहे हो कि नहीं, यही क्वेश्चन है। तो मोर देन 750 पार्टी लाइन है एनसीईआरटी का, पहला दूसरा लाइन ही है यही टॉपिक का, ठीक है, कि मोर देन 750 पार्टीज हमारे देश में अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टी हैज टू सेटिस्फाई दैट फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या सब क्राइटेरिया मतलब सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक सपोज करो मेरा पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको हमको नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करवाना है, राष्ट्र दल उसको बनाना है, ठीक है, हमारे राजनीतिक दल को। सपोज करो मेरा किसी ग्रुप का, संगठन का कुछ नाम है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको लेकिन नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज कराना है, तो क्या सब क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करना चाहिए भाई, सीधा सा बात है। ऑप्शन नंबर एटलीस्ट 6 लोकसभा सीट, नहीं भाई ये गलत है। 6% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा, नहीं भाई ये सब चीज गलत है। और 12% वोट ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा, ना भाई ये भी नहीं होगा। डी नंबर इज द राइट, क्योंकि एटलीस्ट 12 लोकसभा सीट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं तुमको समझ में आया बात को, सीधा सा बात है कि ये जितना भी था तुम्हारा वोट्स की बात थी, ऊपर का देखो जो भी ऑप्शन है उसमें वोट्स का बात हो रहा है, 6% वोट्स का जरूरत है, 12% वोट्स का जरूरत है, या फिर 6 लोकसभा सीट। नहीं भाई 6 लोकसभा सीट नहीं, हमेशा याद रखना है 12 लोकसभा सीट, 12 लोकसभा सीट का रिक्वायरमेंट है तुमको। अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, तुम्हारे एक पार्टी है तो उसको तुम रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो लोकसभा में जाओ, इलेक्शन लड़ो, 12 सीट पे अपने एमएलए को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में भेजो, एमपी को भेजो और अपना आपको रिकॉग्नाइज करवाओ, अगर नेशनल पार्टी के रूप में, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो, पावर है तो, ठीक है। सो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन इंडिया 2006। तो 2006 में तुम्हारा कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं जिनको नेशनल पार्टीज के रूप में रिकॉग्नाइज कराया गया था। रिकॉग्नाइजेशन मतलब मिला था नेशनल पार्टी का, कितने पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइजेशन किया गया था नेशनल पार्टी के रूप में 2006 के अनुसार, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 6 होगा, 16 होगा, 750 पार्टी को मिल जाएगा, कुछ भी तो गलत है डायरेक्ट। 21 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, और एक कम ही रहता है, नेशनल पार्टी कम रहता है, तो सीधा सा बात है जो कम है वही होगा। अरे एक तरीका बता रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि
क्लियर याद रखना है। 6 पार्टी आर देयर विच वे आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन इंडिया 2006। ठीक है। सो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। ठीक है, तो इंडिया में मौजूदगी में कितने तुम्हारे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेजेंट है, मतलब कितने लोकसभा सीट तुम्हारे प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिया में एट प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों 543 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिया में प्रेजेंट है 543। ठीक है, तो 543 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी इज द हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एरिया वाइज विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है इंडिया में? गाजियाबाद, करोल बाग, मुंबई काट या फिर लद्दाख? बताओ जी, सीधा 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 बताओ। करोल बाग का भी बात यहाँ बात आ गया, बोलो करोल बाग होता है या गाजियाबाद या मुंबई काट या फिर लद्दाख? बोलो सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है? जो यहाँ से लोग रहते होंगे, जो बच्चा यहाँ से एग्जाम दे रहा होगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उसका बल्ले बल्ले हो गया, तुरंत वो जानता होगा, टिक लगा देगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लद्दाख में तुम्हारा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी केम इनटू पावर 1998 एज अ लीडर ऑफ कौन सा लीडर का? लेफ्ट फ्रंट या नेशनल डेमोक्रेटिक या फिर तुम्हारा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए था, या लेफ्ट फ्रंट था तुम्हारा, या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक? अरे एनडीए था ना जी, समझने की कोशिश करो। हमेशा से तो एनडीए का ना ही रहा है ना, तो यही पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। भारतीय जनता पार्टी जो तुम्हारा कैम इनटू पावर 1988 में आया था, एज उसका लीडर जो बना था, मतलब जीतने के बाद एक गठबंधन की सरकार बनी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी थी। ठीक है। सो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, लेकिन 8 पे जाने से पहले प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और साहिल भाई को प्लीज सपोर्ट करो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्या कह रहा है कि कौन सा पार्टी सिस्टम है जो इंडिया में फॉलो होता है? ठीक है, तो सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़े थे कि कहाँ कौन कौन देश में होता है, याद करो। अगर नहीं याद है तो पॉलिटिकल पार्टी से जो पढ़ा है जाके वन शॉट देख लो। ठीक है, नहीं देखना चाहते हो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर ही बता कर रखे कौन सा तुम्हारा जगह में सिंगल पार्टी सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम कौन से कंट्री में होता है? दूसरे देश में होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे देश में यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज है ना जी, याद कर रखने का तुमको सीधा सीधा तरीका है कि कौन सा पार्टी तुम्हारा होता है। 2 पार्टी सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे, 2 ही पार्टी यहाँ पे है सिर्फ, नहीं ना। सिंगल पार्टी सिर्फ यहाँ पे है सिर्फ, नहीं ना। मल्टी पार्टी है यहाँ पे, बहुत सारा पार्टी है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए तुमको ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ देम। बहुत बच्चा क्या करेगा, अरे भाई साहब हम तो एनसीईआरटी में चारों पढ़े थे, मतलब सिंगल पार्टी भी पढ़े थे, 2 पार्टी भी पढ़े थे और मल्टी पार्टी भी पढ़े थे। 2 पार्टी तो पढ़ा ही नहीं, तुम लोग बाय पार्टी पढ़ा, बाय पार्टी सिस्टम, तो मतलब 2 पार्टी सिस्टम में होता है। तो बहुत बच्चा बोलेगा अरे भाई साहब तीनों पढ़े हैं, इसका मतलब तीनों होगा, ऑल ऑफ देम होगा। नहीं नहीं नहीं, एकदम गलती से भी नहीं। तुम्हारे इंडिया में 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, 1 पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। एकदम याद रखो, क्रिस्टल क्लियर। बहुत सारे पार्टीज यहाँ पे हैं, तो सो मल्टी पार्टी सिस्टम एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस्ड हियर इन इंडिया। समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शन क्या होता है? बाई इलेक्शन से रिलेटेड तुमको डेफिनेशन आ सकता है, तो तुमको ये यहाँ पे जो अभी इसका पॉइंट रहेगा वही तुम्हारा इसका डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन पे। क्या कह रहा है पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इलेक्शन हेल्ड टू फिल ए वैकेंसी काउज्ड बाय डेथ और एनी अदर हाउस। मतलब ऐसा इलेक्शन जिसको कि सपोज करो कि कोई आदमी है, कोई कैंडिडेट है, अगर वो मर गया, ठीक है, वो अगर चुना, सपोज करो उसको जनता ने चुन करके पार्लियामेंट में भेज दिया है, लेकिन सपोज करो कि वो मर गया या कुछ इश्यूज वगैरह हो गया, तो उस जगह पे बाई इलेक्शन वगैरह कराया जाता है। हाउस में अदर हाउस का कोई मेंबर मर गया या फिर तुम्हारा देश हो गया, तो दैट आर द थिंग। उसके वैकेंसी, उसके वैकेंट सीट को अरे अब कौन फॉलो करेगा? अब कौन चलाएगा? अब कौन आएगा वहाँ के बातों को रखेगा? सीट तो खाली रह जाएगा ना, तो वहाँ पे चुनाव कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाद बाकी तो देखने से पता चल रहा है कि पहला ही सही है, तो बाद बाकी गलत ही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे, हु इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाजवादी पार्टी? कौन तुम्हारा फाउंडर है बीएसपी का? बताओ। ज्योतिबा फूले है, कांसी राम है, बी.आर. अम्बेडकर है, मायावती है? सो कांसी राम इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। समझ में आया कि नहीं? क्लास 10th का जो हमारा सिविक्स का लास्ट चैप्टर है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम के चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम गारंटी कि छपने वाला है, छपेगा तो छपेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि प्लीज चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करो। वो जो लाल बटन तुमको दिख रहा है नीचे, प्लीज उसको दबा दो, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। एग्जामिनेशन तुम्हारा नियर है, बहुत एकदम कम टाइम बचा हुआ है, मात्र तुम्हारे पास 10-20 दिन का
का टाइम बचा हुआ है, प्लीज़ एकदम मन लगा के पढ़ लो, नोटिफिकेशन जाता रहेगा एकदम वीडियो का। रेगुलर तुम्हारे लिए भैया वीडियो लाने वाले हैं, सारा PYQs, सैम्पल पेपर सब कुछ प्रिडिक्टेड भी करेंगे, क्वेश्चन पेपर लीक भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे, ठीक है। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो। सो दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का पहला MCQ क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैज सपोर्ट इन जेन्युइन। समझने की कोशिश करो, जेन्युइन का मतलब क्या होता है। जेन्युइन का मतलब होता है जन समर्थन। तो ऐसा कौन सा तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ जन समर्थन मिलता है। तो सीधा सा बात है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक के द्वारा, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। समझ में आ रहा है कि नहीं, पब्लिक ही सब कुछ है यहाँ पे, पब्लिक है भाई, सब जानती है। तो मोनार्कियल रूल नहीं होगा, मिलिट्री रूल नहीं होगा, रूल्स ऑफ रिलीजियस लीडर नहीं होगा। ये इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। क्वेश्चन तुमसे ये पूछा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। सेकंड नंबर में क्या अकाउंटेबल गवर्नमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स है, या रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट तुम्हारा है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। बताओ भाई। भाई दोनों होगा, सीधा सा बात है, सीधा सा लॉजिक है। हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि क्या एक तुम्हारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक जो डेमोक्रेसी है, ये तुम्हारा अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होने का भी रोल निभा रहा है। कैसे, इससे एकदम क्वेश्चन आता है, सब चीज करा के रखे हैं दोस्तों। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का तुम जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में चेक करो, एकदम तुमको सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तुमको मिल जाएगा, गारंटी, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि सी बोथ ऑफ देम, दोनों इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज द करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, किस आइडिया पे तुम्हारा बेस्ड है भाई। माइनॉरिटी के आइडिया पे बेस्ड है कि मेजोरिटी, या फिर डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, या फिर नन ऑफ दिस। सीधा सा बात है तुम्हारा क्या, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। भाई सही बात है, डेमोक्रेसी में ही तुम नेगोशिएट भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो कोई यहाँ पे प्लेन को हाईजेक कर लेता है, तो यही एक देश है जो नेगोशिएट करना जानता है, ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है। दूसरा कोई देश रहेगा तो क्या बोलेगा, भाई मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम कोई नेगोशिएट वगैरह नहीं करेंगे। प्लेन हाईजेक हो गया ना, होने दो, कोई बात नहीं। 1 लाख आदमी टेंशन में है कि प्लेन हाईजेक हो गया, 50 आदमी प्लेन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि अब हम मर जाएंगे, तो कोई लेना देना नहीं है उसको सरकार से, ठीक है। मोनार्कियल रूल या फिर मिलिट्री रूल वगैरह में मार दो भाई, हाईजेक की हो तुम समझो, ठीक है, सीधा सा बात। इसलिए टेररिस्ट अटैक भी तुम्हारा डेमोक्रेटिक कंट्री में ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए तुम्हारा आतंकवादी भी डेमोक्रेसी वाले देश में ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे नेगोशिएशन की भावना है। हाँ भाई, नेगोशिएट कर लेंगे। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज ए करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आइडिया तुम्हारा डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन का है। माइनॉरिटी मेजोरिटी वर्क नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ए सिटीजन हैज अ राइट एंड द मींस टू एग्जामिन द डिसीजन टेक बाय द गवर्नमेंट। देखो, लोकतंत्र के सरकार में जनता जो तुम्हारा होता है, सिटीजन्स, उसको अधिकार है एग्जामिन करने का जो डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया। अरे सरकार अभी NRC ला रही थी, ठीक है, सरकार ने क्या की, GST बढ़ा दी। सपोज अब GST का एग्जाम्पल लेते हैं, सरकार ने टैक्स इतना बढ़ा दिया है। सरकार का जो ये डिसीजन है, इसके लिए बहुत सारे लोग, जनता में आक्रोश है कि भाई इतना तुम्हारा GST कैसे तुम बढ़ा दिए, क्या नाटक चल रहा है, हर चीज में तुम GST लगा रहे हो, है कि नहीं। तो अगले बार हो सकता है जनता इसको मजा चखा दे, तुरंत गद्दी पर से उतार दे। दैट्स क्लियर, सीधा सा बात है। इतना ज्यादा तुम GST लगा रहे हो, मिडिल क्लास कहाँ जाएगा, ठीक है। अमीर आदमी अमीर होता जाएगा, गरीब आदमी गरीब होता जाएगा। मिडिल क्लास आदमी के पास कम मौका आएगा कि भाई वो अमीर बने। तो दैट्स वाई पॉपकॉर्न में भी यहाँ पे GST लग रहा है। तो दैट्स वाई अभी हमको भी थोड़ा सा इसमें गुस्सा है, क्या ही कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। सीधा सा बात है कि जो डिसीजन तुम्हारा सरकार के द्वारा लिया गया है, जनता को पूरा अधिकार है उसको देखे, एग्जामिन करे कि सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। नहीं लिया है, धरना प्रदर्शन करे, जबरदस्ती रोकथाम करवा के कैसे भी डिसीजन को चेंज करवाना चाहिए। दैट्स क्लियर, ठीक है, सीधा सा बात है। और यहाँ पे एक चीज और है कि वुमेन्स रिलेटेड इतना ज्यादा लॉ आ गया है कि इनोसेंट मैन के प्रति अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कोई इनोसेंट मैन है, उस पर जानबूझ करके वुमेन लोग क्या कर रहा है, शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का चार्जेस वगैरह लगा करके डिवोर्स वगैरह ले रहा है, एलिमोनी मिले हमको, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पैसा वगैरह समझ रहे हो, लेने के लिए शादी कर लेता है, फिर डिवोर्स कर लेता है, फिर पैसा लेता है, ठीक है। तो ये सब जो नाटक चल रहा है, इसके लिए भी जस्टिस मिलना चाहिए जो तुम्हारा इनोसेंट मैन है। लेकिन यहाँ तो सब लाओ तुम्हारा फेवर है वुमेन के। तो लोकतंत्र देश में यही सब नाटक होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंसी होगा या फिर लेजिस्टिमेसी होगा या फिर डेमोक्रेसी होगा या फिर मोनार्की होगा, कहाँ होगा बताओ।
इट इज़ नॉन, इसको क्या कहेंगे, इसको ट्रांसपेरेंसी कहेंगे या लेजिस्लेचर कहेंगे या फिर लोकतंत्र का देश कहेंगे या फिर मोनार्की कहेंगे। यहाँ पे ना बच्चा बहुत कंफ्यूज होगा कि भाई हाँ डेमोक्रेसी भी एक ऑप्शन है, डेमोक्रेसी भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। अरे भाई ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी इसको डिफाइन करके बोला है ट्रांसपेरेंसी इसको कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, ठीक है। और बाद बाकी गलत है, डेमोक्रेसी नहीं होगा, डेमोक्रेसी इसको नहीं कहते, डेमोक्रेटिक कंट्री तो ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिया है। सो दैट इज ए ट्रांसपेरेंसी। लास्ट हमारा एमसीक्यू क्या कह रहा है दोस्तों इस चैप्टर का कि सेमीकोलन में है, एनसीईआरटी का लाइन है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। मतलब क्या, लोकतंत्र का जो सरकार है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए हित में है, ठीक है। कैसे समझ में आ रहा है, जनता के द्वारा बना हुआ है, जनता ही है और उसके बाद जनता के लिए। तो ये तुम्हारा किसके द्वारा कहा गया है, गिटेल के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर सा बात है, गिटेल के द्वारा नहीं कहा, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं कहा गया, तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा था ऐसा स्टेटमेंट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। इन्हीं से बेस्ड तुम्हारे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। इन्हीं के बेस्ड जो चैप्टर अच्छे से ध्यान में तुम लोग पढ़े हो, चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो तुम अभी लास्ट टाइम में तुम एक चीज़ कर सकते हो, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तुम जाकर चेकआउट करो, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ पे दिया हुआ है लाइन बाय लाइन। दोस्तों सारे टॉपिक को मैंने क्वेश्चंस के थ्रू समझा दिया है लाइन बाय लाइन, कम टाइम में 20-22 मिनट में, ठीक है। 20 to 22 मिनट में मैंने क्लियर कर दिया है, जाके चेकआउट करो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, गारंटी मेरा है, जाओ चेकआउट करो। क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड जितने भी तुम्हारा एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में गारंटी है कि छपेगा तो छपेगा, ये 4 तुम्हारा एमसीक्यू मैं बता दे रहा हूँ जो तुम्हारे फर्स्ट स्लाइड पे ही दिया हुआ है। इस पर चलते हैं दोस्तों हम लोग। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये रहेगा, प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और जाकर तुरंत चेकआउट करो दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। तुम्हारे लिए सारा वन शॉट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का प्लेलिस्ट पूरा हर चैप्टर का बना हुआ है भाई, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, साहिल भाई गारंटी है, ठीक है। जाकर चेकआउट करो, प्लीज रिक्वेस्ट है, चेकआउट करो। और एमसीक्यूज का भी सारा सिविक्स तुम्हारा हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारा एमसीक्यूज वगैरह भी मेरा कराया हुआ है, जाकर तुरंत चेकआउट करो, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर डेवलपमेंट का क्या कह रहा है क्वेश्चन की, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ठीक है। सीधा सा बात है भाई, तुमसे डेफिनेशन पूछ दिया है, किस चीज का डेफिनेशन पूछा है, पर कैपिटा इनकम का तुमसे क्या क्या डेफिनेशन पूछ दिया है। पर कैपिटा इनकम को ही कहते हैं ना, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो दैट इज जितना भी टोटल इनकम है कंट्री का उसको डिवाइड कर दो उसके पॉपुलेशन से। सपोज करो हमारे देश का मतलब 10,000 करोड़ इनकम है, उसको डिवाइड कर दो 125 करोड़ के लोगों से, सीधा सा बात, दैट इज हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। और सारा तुम्हारा रॉन्ग है आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो कौन सा तुम्हारा HDR जो है, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट जो तुम्हारा रिपोर्ट है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, ठीक है। WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, या WTO करता है, या फिर UNDP करता है, या IMF करता है। तो UNDP करता है भाई, UNDP तुम्हारा ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को क्या करता है, HDR को पब्लिश करता है। तो UNDP इज द करेक्ट आंसर, UNDP एकदम याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे कि डेवलपमेंट जो है किसी भी कंट्री का वो जनरली किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अगर तुमको बताना होगा कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या देख के तुम बताओगे, ठीक है। अगर तुमसे विदेशी आएगा, अंग्रेज आएगा, बोलेगा भाई तुम्हारा देश कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, क्या तुम बोलोगे उसको, कैसे डिटरमाइन करोगे उसको कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो उसको तुम क्या दिखाओगे अपना, ठीक है, क्या दिखाओगे, मेरे यहाँ इतना मकान है, इतना तुम्हारा ये है वो है, दिस है डेट है, दिस डेट करने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन देखो यहाँ पे, इट्स पर कैपिटा इनकम तुम दिखाओगे, लिटरेसी लेवल दिखाओगे, या हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल दिखाओगे, या सभी दिखाओगे, ऑल ऑफ एबव, ठीक है, क्योंकि हेल्थ भी जरूरी है, ठीक है कि नहीं। पर कैपिटा इनकम तो दिखाना जरूरी है, और लिटरेसी लेवल है भाई, बिना पढ़े लिखे सब गवारे रहेगा यहाँ पे, मूर्ख रहेगा, इलिटरेट रहेगा, तो क्या तुम्हारा देश विकसित होगा, नहीं ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्किल का रिक्वायरमेंट आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में स्किल तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम कभी बैठ नहीं से पाओगे, ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो दैट्स अदर थिंग, तो लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सब पढ़े लिखे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेल्थ स्टेटस, अगर तुम बीमार ही रहोगे हमेशा तो दिन भर अगर बेड पे ही रहोगे तो तुम्हारा हो गया देश का विकास, ठीक है। तो दैट इज द थिंग्स, इसलिए हेल्थ स्टेटस भी लोगों का अच्छा रहना चाहिए। तो गुड हेल्थ स्टेटस ऑल्सो डिपेंड्स करता है डेवलपमेंट के डिटरमाइन करने के लिए, और पर कैपिटा इनकम तो डिटरमाइन करता ही है भाई। तो ऑल आर द करेक्ट, तो ऑल ऑफ, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है डेवलपमेंट कैसे क्या हो रहा है, तो उसी में तुम ये जो 4 पॉइंट दिया था ना, लिटरेसी लेवल, पर कैपिटा इनकम या फिर हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल, इसी 4 पॉइंट को लेकर तुम एक्सप्लेन कर दोगे
तो ये तुम्हारा क्वेश्चन शॉर्ट मतलब लॉन्ग आंसर का तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कैसे तुम्हारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है या फिर वगैरह वगैरह, तुम इसको एग्जांपल देके प्रूव करो रिसेंटली किसी चीज़ से कनेक्ट करके, तो तुम ये 4 पॉइंट जो है लिटरेसी लेवल, पर कैपिटा इनकम और हेल्थ स्टेटस, इसको तुम कनेक्ट करके एग्जाम्पल दे करके अपना लिख सकते हो। अभी के मॉडर्न टाइम को और रिसेंटली कोई भी इवेंट को लिख भी सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी 3 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमारा लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का। एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 वेयर नेबरहुडिंग कंट्री हैज द हाईएस्ट इनकम फॉलोइंग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से HDR 2006 के हिसाब से कौन सा हमारा जो नेबरहुडिंग कंट्री है, मतलब क्या पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश जो है हमारा है, वो कौन सा HDR के रिपोर्ट के हिसाब से हाईएस्ट इनकम था 2006 के हिसाब से। अभी के हिसाब से नहीं, अभी तो बहुत सब मतलब रैंक करप्ट होने के कगार पे है, ठीक है। पाकिस्तान तो ऐसा हालत हो गया है, ठीक है। तो 2006 के हिसाब से बताओ जो NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, श्रीलंका। इंडिया तो नहीं होगा क्योंकि तुम इंडिया में रह रहे हो और इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे तुम इंडिया के आदमी हो ना जी, इंडिया में एग्जाम दे रहे हो ना, सीधा सा बात है। तो भारत के निवासी हो तो भारत के बारे में पूछ रहा है, तो भारत का जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, कौन सबसे ज़्यादा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, 2006 के रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट इनकम किसके पास था, कौन से देश के पास? पाकिस्तान के पास कभी पैसा नहीं रहा है, ठीक है। 2006 के आसपास भी उस समय भी उतना पैसा नहीं था, उससे ज़्यादा आगे था श्रीलंका, सोचो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सो श्रीलंका इज आवर नेबरिंग कंट्री विच हैज़ द हाईएस्ट इनकम अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों? यही था हमारा डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड जितना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। तुमको अगर इसका 1 शॉट देखना है तो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में, जाकर देख सकते हो। या फिर तुम एमसीक्यूज के साथ साथ तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो इस चैप्टर का, तो पूरा डेवलपमेंट का जो एग्जामिनेशन में आने वाला है दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसका बता के रखा हूँ। जाके चेकआउट कर लो यार, 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो है, क्या दिक्कत है? चेकआउट कर लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा, तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पहला एमसीक्यूज। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1973 टू 2003 द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज मोस्ट इन, किसमें? अरे कौन से सेक्टर में? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है ना भाई, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की बात आएगी कि नहीं आएगी? तो कौन से सेक्टर में 1973 के लेकर के 2003 तक, मतलब अराउंड तुम्हारा कितना ईयर्स भाई, बोलो जल्दी बोलो, 30 साल के अंदर में 1973 से 2003 के अंदर में कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर कौन से सेक्टर में इंक्रीज हुआ था प्रोडक्शन रेट, बताओ फटाफट बताओ। तो हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्सरी सेक्टर में बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेक्टर और ऑल 3 सेक्टर जो तुम्हारा ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन है, तुम्हें ध्यान रखना है भाई, ये तुमको ऑल 3 सेक्टर टिक करके नहीं आना है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर में बहुत ज्यादा बड़ा था, एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही तुमको लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि ऑल द 3 सेक्टर लिखे आए, बहुत बच्चा ऑल द 3 सेक्टर लिख के आएगा, ठीक है, कुछ भी मतलब करता है। टर्सरी सेक्टर इज द राइट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। तो जीडीपी क्या है तुम्हारा, कैसा वैल्यू है, मतलब जो प्रोड्यूस करता है पार्टिकुलर ईयर में, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। तो बताओ कौन सा होगा भाई? तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ये प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ, देखो जो सेक्टर्स है उसको क्लासिफाइड किया गया है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको किस बेसिस पे आखिर क्लासिफाई किया गया है? सपोज करो तुमको डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, आता भी है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस बताइए, पब्लिक सरकारी सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, ठीक है। तो क्या सब फैसिलिटी है पब्लिक में, तुम वहां लिख दोगे। जॉब फिक्स है कि नहीं है, वहां लिख दोगे। अगर फिक्स है तो पब्लिक में लिखोगे, नहीं फिक्स है तो प्राइवेट में लिखोगे। वेजेस फिक्स है तुम्हारा पब्लिक में तो वहां लिखोगे, वेजेस फिक्स नहीं है प्राइवेट में वहां लिखोगे। तो दैट आर द थिंग्स, सैलरी वगैरह, सैलरी वेजेस सेम होता है, तनख्वाह मतलब तुम्हारा, ठीक है। तो दैट आर द थिंग्स, तो वहां तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्लासिफिकेशन तुम्हारा है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का, ये किस बेसिस पे किया गया है? इंप्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे, या नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे, अरे जो तुम्हारा नेचर है आर्थिक स्थिति का इसके एक्टिविटी पे, या फिर इंप्लॉयमेंट जो तुम्हारा रोजगार का दर है उसके कंडीशन को देखते हुए, या फिर तुम्हारा ऑनरशिप के एंटरप्राइजेस के बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एंटरप्राइजेस के, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे। तो ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है भाई सी होगा, क्योंकि ऑनरशिप के बेसिस पे भाई पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को तुम्हारा क्लासिफाई किया गया था। एकदम एनसीईआरटी पढ़े हो भाई, याद रहना चाहिए सब चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नरेगा 2005 गारंटीज वर्क फॉर हाउ मेनी डेज इन ए ईयर। देखो याद करो, नरेगा क्या था? एक तरीके का तुम्हारा सिस्टम था जिसमें कि मतलब बोला गया था कि भाई हाँ हम नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं दिए तो हम कुछ ना कुछ पैसा देंगे जिससे कि वो अपना
पालन पूर्ति करेगा। समझ में आ रहा हो कि नहीं, पेट को पालेगा। समझ में आया कि नहीं, गारंटी था उसमें कि भाई हम देंगे। तो दोस्तों ये तुम्हारा नरेगा है, ये बाद में चल के मनरेगा हो गया। तो मनरेगा क्या है भाई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले महात्मा गांधी नहीं था, बस था पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये तुम्हारा गारंटी एक्ट है, इसमें कहा गया था कि भाई तुम लोग को गारंटी है कि हम नौकरी प्रोवाइड करेंगे, नौकरी नहीं दी है तो तुमको तो इतना पैसा दे देंगे जिससे तुम अपना पालन पूर्ति पेट पालन कर पाओ, ठीक है, रह पाओ, खाना पीना खा पाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितने दिन के लिए एक्ट था, ये तुम्हारा जो गारंटी वाला था वर्क का, ये कितने दिन का वर्क का गारंटी देता था, ठीक है, हाउ मेनी डेज इन ए ईयर, ठीक है। तो बताओ भाई 4 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 100 डेज वर्क तुमको मतलब 365 डेज में, आउट ऑफ 365 में 100 डेज तुमको मिलता वो काम करने के लिए, ठीक है। एकदम 100 डे एकदम गारंटी था कि तुमको काम करने मिलेगा, नहीं मिला तो तुमको उस पैसा देगा सरकार। नरेगा तुम्हारा यही बिल पास किया था नरेगा में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, विच, और तुम इसका फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों। फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल RURAL रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट, एम से महात्मा गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें से तुमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा तुम्हारा पब्लिक सेक्टर है। तुरंत पता चल जाएगा भाई, इंडियन रेलवे तुम्हारा पब्लिक सेक्टर है, ये सब जितना भी है सबका सब प्राइवेट है कि नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर, 5 का सी होगा। विच वाज द लार्जेस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है 1973 के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कौन सा तुम्हारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है 1973 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में पहला क्या था कि कौन सा सेक्टर है जो 1973 से 2003 तक मतलब 30 साल में अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था। तो वहां पे तुम्हारा टर्सरी सेक्टर आया था, लेकिन वो तुमसे पूछा था कि 30 साल के बीच में जो इंक्रीज किया है उसमें बताओ कौन सा सेक्टर में इंक्रीज किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1973 में कौन सा सेक्टर में प्रोड्यूसिंग लार्ज में हो रहा था, लार्ज स्केल में प्रोड्यूसिंग हो रहा था, ठीक है, ये बताओ। इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में हमेशा याद रखना 1973 के टाइम प्राइमरी सेक्टर में हो रहा था। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, एकदम कंफ्यूजन रखना ही नहीं है भाई, ठीक है। क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर 3 है, मनी एंड क्रेडिट। तो मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आज मैं इस वीडियो में पूरा दोस्तों बताने वाला हूं। मैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तुम लोगों को बता रहा हूं, जिनसे बाहर तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाला नहीं है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस तुमको एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में आएंगे, गारंटी है। ऑलरेडी मैंने दोस्तों सिविक्स, हिस्ट्री, तुम्हारा ज्योग्राफी सारे का एमसीक्यूज बता कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में गिवन है, जाके तुम देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एसएसटी का, ठीक है। और तुम्हारा वन शॉट का भी प्लेलिस्ट है और तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट करो, बेनिफिट उठाओ और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, अभी कभी करो, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। साहिल भाई को प्लीज सपोर्ट दिखाओ। हम लोग चलते हैं हमारे पहला नंबर क्वेश्चन पे, मनी एंड क्रेडिट के। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज, देखो याद करो, मनी एंड क्रेडिट में हम लोग पढ़े थे बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या चीज होता था, सामान के बदले सामान लेते थे। तो वही चीज तुमसे पूछ दिया है कि बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था, ठीक है, या फिर करेंसी में होता है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, या फिर तुम्हारा बैंक में होता है ऐसा कि सामान हम जाते हैं बैंक में देने के लिए तो हमको पैसा देता है या सामान देता है, क्या देता है, तो बार्टर सिस्टम होता है। क्लियर, थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया। करेंसी क्या है, करेंसी इशूड बाय किसके द्वारा, करेंसी सीधा सा बात है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला लाइन ही सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो है वो करेंसी छापती है, उसी को बनाया गया है हेड, किसके बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, जो केंद्र सरकार के अंदर में आती है आरबीआई। फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी छापता है पैसा, प्रेसिडेंट थोड़ी छापता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारा एनएसएसओ है, एनएसएसओ तुम सुनते होगे एनएसएसओ, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रखना। तो ये तुम्हारा क्या है, कॉमर्शियल बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, कॉमर्शियल बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा एसोसिएटेड विद इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, या फिर ऐसा संस्थान है जो इंडियन स्टैंडर्ड संस्थान के साथ एसोसिएटेड है, या फिर ऐसा संस्थान है जो रिस्पॉन्सिबल करता है कलेक्ट डाटा को ऑन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में। फॉर्मल सोर्स सेक्टर में क्रेडिट लेता है ना जी, तो ये तुम्हारा ऐसा संस्थान है जो फॉर्मल सेक्टर में जो भी लोन वगैरह लेता है, उधार वगैरह लेता है, तो उसके डाटा को ये कलेक्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, कॉमर्शियल बैंक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा भाई, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक भी नहीं होगा, और ऐसा संस्थान नहीं है ये जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। एनएसएसओ का काम यही है कि जो तुम्हारा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में जो भी डाटा वगैरह है उसको कलेक्ट करो, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये संस्थान। जो एनएसएसओ है तुम्हारा, ये रिस्पॉन्सिबल है टू कलेक्ट डाटा ऑन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। जो तुम्हारा सरकारी जगह से तुम अगर फॉर्मल सोर्स से अगर कोई लोन वोन ले रहा है कोई आदमी, तो उसका जो डाटा वाटा पूरा एकदम रहता है ना दस्तावेज, उसके डाटा को ये कलेक्ट करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कलेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गोल्ड मोहर जो है एक कॉइन सो नेम्ड वाज ब्रॉट इन सर्कुलेशन बाय
जो गोल्ड मोहर है, ये जो कॉइन है, ये किसके द्वारा सर्कुलेशन में आया था? ठीक है, अकबर के द्वारा या अशोक या शिवाजी या शेर शाह सूरी के द्वारा? बताओ। तो ऑप्शन नंबर 1 अकबर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच एजेंसी इज नॉट इंक्लूडेड इन इनफॉर्मल लोन सेक्टर और एजेंसी? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो इनफॉर्मल लोन एजेंसी या फिर इनफॉर्मल लोन सेक्टर में शामिल नहीं है। ठीक है, इनफॉर्मल समझ रहे हो, मतलब कि जो इनफॉर्मली सरकारी किसी ऑथोराइज से नहीं ले रहा है, मनी लेंडर से जाकर ले रहा है, किसी लोग से रिलेटिव से ले रहा है, समझ में आया, ट्रेडर से ले रहा है। ठीक है, तो दिस आर द, तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इनफॉर्मल है, ये सब क्या है, ये सब इनफॉर्मल है। लेकिन बैंक तुम्हारा क्या है, बैंक फॉर्मल है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनमें से कौन तुम्हारा शामिल नहीं है? तो बैंक शामिल थोड़ी है, बैंक तुम्हारा फॉर्मल सेक्टर लोन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एसएचजी में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितना भी मोस्ट ऑफ डिसीजन जो तुम्हारा है रिगार्डिंग सेविंग के बारे में जो डिसीजन लिया जाता है या लोन एक्टिविटीज के बारे में जो डिसीजन लिया जाता है, वो किसके द्वारा लिया जाता है? बैंक के द्वारा, या फिर उसमें जो मेंबर्स हैं 15-20 लोगों का जो मेंबर है, समूह है, ग्रुप है, वो लोग लेता है, या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेता है, या फिर एलआईसी लेता है? सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मेंबर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो तुम्हारा है, इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा तुम्हारा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है, शामिल नहीं है इनमें से? ठीक है, तो हमेशा याद रखना, फॉर्मल सोर्स क्या होता है? सरकारी माध्यम से तुम किसी से लोन ले रहे हो। ठीक है, सरकारी माध्यम में क्या होता है? बैंक्स और कोऑपरेटिव ही लोग ना दोनों मिलके, वहां पे एम्प्लॉयर्स का कोई काम नहीं है। तो एलआईसी क्या है? सरकारी तुम्हारा है, कोऑपरेटिव भी सरकारी है, बैंकर भी सरकारी है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स तुम्हारा सरकारी नहीं है। तो थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखना, एम्प्लॉयर्स का कोई काम नहीं है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, हमेशा याद रखना, एम्प्लॉयर्स का कोई काम नहीं है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। तो एम्प्लॉयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाद बाकी सारे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, बैंक्स, कोऑपरेटिव और एलआईसी। सो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के, कि सिक्योरिटी जो मतलब होता है प्लेज या फिर मॉर्गेज अगेंस्ट लोन। सपोज याद करो ना जी, अगर तुम लोन लेने जाते हो तो तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाता है, तो सिक्योरिटी बोलता है तुम सबमिट करो। अगर तुम्हारे पास मनी है, अगर तुम कम मात्रा में कुछ लिए हो तो तुमको कहा मनी के बदले कुछ मनी ही तुम सबमिट कर लो, या फिर चलो कुछ और तुम सबमिट करो सिक्योरिटी के रूप में। अरे तुम अगर सरकार का पैसा लेकर भाग जाओगे तो क्या होगा? तो दैट्स व्हाई यू हैव टू सबमिट सम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो क्या होता है? कोलेट्रल को सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगेंस्ट लोन के अगेंस्ट तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कोलेट्रल ही होता है, कॉइन्स वगैरह नहीं होता है, करेंसी नहीं होता है, प्रॉमिसरी नोट नहीं होता, ये सारा चीज नहीं होगा। कोलेटरल इज द सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉन्ग, हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों यही था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में छपने वाला है, एकदम छपेगा तो छपेगा, एकदम गारंटी है तुम्हारे साहिल भैया की। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एकदम बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप तुम लोग बहुत अच्छे से पेपर एकदम लिख के आओगे। तुम्हारे साहिल भैया का एकदम पूरा ब्लेसिंग तुम लोग के साथ है, अच्छे से एकदम टाइम मैनेजमेंट करके एकदम आना। ठीक है, क्वेश्चन जितना रिक्वायरमेंट रहेगा, जिस सेक्शन में जितना वर्ड्स का इंस्ट्रक्शन मेंशन रहता है, पहले इंस्ट्रक्शन में देख लेना कितना वर्ड से कितना वर्ड आंसर लिखना है, बस उतना ही अराउंड में वर्ड लिखने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम टाइम बिता देना भाई, क्वेश्चन छूट जाए आते हुए पर भी, एक भी क्वेश्चन लेकिन छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख ही देना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर तुम छोड़ के आते हो तो तुम समझो तुम अपना मार्क्स लूज कर रहे हो। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख के आओ भाई, अटेम्प्ट तो एकदम पूरा करके आओ। ठीक है, एकदम अच्छे मार्क्स आने वाले, गारंटी है। तुम टॉपर की गिनती में किए जाओगे अगर तुमने सारा चीज मेरा फॉलो किया है, सारा मैराथन। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्जामिनेशन देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।